हेलो एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंग्लिश ग्रामर इन अ नटशेल। आज जो भी टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं उसमें से 100% एग्जाम में यही आए। ठीक है, तो एंड तक लेक्चर को देखते रहना। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सबसे इजी और बेसिक टॉपिक से, जो कि है वर्ड फॉर्मेशन, जो कि एग्जाम में 1 to 2 मार्क्स के बीच में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले है नाउन फॉर्म्स। ठीक है, नाउन फॉर्म बनाने के लिए हम यूज करते हैं सफिक्स। सफिक्स वो होता है जो हम वर्ड के पीछे लगाते हैं, जैसे शन, नेस, मेंट। ठीक है, तो समझो अगर हमको वर्ड दिया है इनफॉर्म, और अगर हमको उसका नाउन फॉर्म बनाना है तो हम ये वाला सफिक्स यूज करेंगे और हमारा वर्ड बन जाएगा इंफॉर्मेशन। अगर गुड दिया है तो उसमें क्या लगेगा? गुडनेस। अगर एंटरटेन है तो उसका क्या लगेगा? एंटरटेनमेंट। लेकिन समझो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ये सफिक्स नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। हम वो वर्ड में माई लगा कर देखेंगे। जैसे देखो, हम माई मेंटल नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? माई मेंटालिटी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? मेंटालिटी। अब यहाँ पे हम ये माई लिखेंगे नहीं, ये माई हमारे सिर्फ शॉर्टकट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे नाउन फॉर्म्स। यहाँ पे जो सफिक्स है वो और भी होते हैं, लेकिन अभी हम नटशेल में कर रहे हैं, तो ये वो सारे सफिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एडजेक्टिव की तरफ। ठीक है, एडजेक्टिव के भी ये सफिक्स है, एल, फिक, एबल, फुल, ओ यू एस। ठीक है, तो अब इसके वर्ड्स देखते हैं। जैसे अगर समझो हमको वर्ड दिया है कल्चर, तो उसका बन जाएगा कल्चरल। टेरिफाई, टेरिफिक, कंफर्ट, कंफर्टेबल, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, स्टडी, स्टूडियस। अब वापस से यहाँ पर भी ऐसा एक वर्ड आ सकता है जिसमें ये सफिक्स नहीं लग रहा है, तो भी हमारे पास दूसरा शॉर्टकट है। हम जैसे टू भी लगा सकते हैं उसके साथ। अब जैसे अगर मेरे को स्ट्रेंथ का बनाना है तो हम थोड़ी ऐसे बोलते हैं टू बी स्ट्रेंथ, हम क्या बोलेंगे? टू बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग। ओके, या फिर एक और तरीका ऐसा है कि देखो, अगर हमको किसी के ब्यूटी को डिस्क्राइब करना है, एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड। अगर किसी के भी ब्यूटी को डिस्क्राइब करना है तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगी यू आर ब्यूटी, मैं बोलूंगी यू आर ब्यूटीफुल। किसी के स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करना है, मैं थोड़ी ऐसे बोलूंगी यू आर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्ग। तो हमेशा आप देखो कि वो वर्ड से आप डिस्क्राइब कैसे करोगे। ठीक है, थर्ड है हमारा वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म इससे भी ज्यादा इजी है। जैसे अगर मुझे वर्ड दिया है सेलिब्रेशन, मुझे सेलिब्रेशन का करना है वर्ब फॉर्म। ठीक है, तो ये बन जाएगा सेलिब्रेट। मैंने इसके साथ शॉर्टकट यूज किया है टू। ठीक है, तो जैसे हम टू सेलिब्रेशन बोलते हैं क्या? नहीं, हम बोलते हैं टू सेलिब्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट है जैसे डीप। डीप का हो जाएगा डीपेन, टू डीपेन। अरेंजमेंट का टू अरेंज। ठीक है, इसमें एक एडवर्ब भी आता है जो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि एडवर्ब बहुत इजी होता है। एडवर्ब में हम क्या करते हैं? लास्ट में एल वाई लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल का दिया तो ब्यूटीफुली। ठीक है, कंफर्टेबली। तो ये लास्ट टाइम आ चुका है पेपर में एडवर्ब का क्वेश्चन, तो इस बार नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब के आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस के प्रकार होते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें होते हैं कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटर्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको एकदम इंपॉर्टेंट वाले याद रखने, वो याद रखने जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि एंड, बट, येट, सो, और। ठीक है, ये बहुत ज्यादा करके यूज होते हैं। अगर आपको आपके सेंटेंस में ये दिख रहा है, मतलब वो सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होते हैं सबऑर्डिनेटर्स। अगर समझो आपको आपके सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड्स दिख रहे हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे वॉट, वेयर, हाउ, हु, वो सब। ठीक है, तो अगर आपको वो दिख रहा है तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दैट है, इफ है। ये मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, ईट। ईट का मतलब होता है इवन दो, ऑल दो। ठीक है, तो अगर आपको आपके सेंटेंस में ये सब दिख रहा है मतलब हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब आते हैं सिंपल सेंटेंस में। ये जो सिंपल सेंटेंस है ये उसके नाम की तरह सिंपल है। इस सेंटेंसेस में ना कोई कोऑर्डिनेटर होता है ना कोई सबऑर्डिनेटर होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिख रहा है जिसमें ना कोई कोऑर्डिनेटर है ना कोई सबऑर्डिनेटर है, तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस। ठीक है,
अब ये तो हो गई आइडेंटिफाई करने की बारी, बट हमको एग्जाम में सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है, हमको कन्वर्जन्स भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के टाइम हमें यहाँ पे बस कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना है, ऐड रिमूव करना है, बस पता चलना चाहिए कि कहाँ पे क्या रिमूव करना है, कहाँ पे क्या ऐड करना है, ठीक है। अभी समझो मुझे कंपाउंड सेंटेंस दिया है और मुझे उसको करना है सिंपल। मुझे कंपाउंड सेंटेंस दिया है मतलब उसमें इनमें से कोई तो होगा, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगा कि मुझे इनको रिमूव करना है। अगर एंड रहेगा तो उसको रिमूव करना है, बट रहेगा तो उसको रिमूव करना है। बट क्या रिमूव करके जस्ट ऐसे ही लिख दूं? नहीं, अगर ये कंसेप्ट इतना इजी होता तो हम थोड़ी इसको कर रहे होते। तो हमें कुछ वर्ड्स की मदद से सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। जैसे हमें यूज करना पड़ेगा बीइंग, बिसाइड्स, इन स्पाइट ऑफ, टू, V4 का मतलब होता है आईएनजी, ठीक है। तो हमें इनको हटा के इनकी मदद से सेंटेंसेस फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, बेसिक सिर्फ ऐड रिमूव पता चलना चाहिए कि गिवन सेंटेंस क्या है, उसमें से क्या रिमूव करना है और क्या ऐड करना है। अब जैसे अगर समझो सिंपल सेंटेंस दिया और अगर मुझे करना है कंपाउंड, तो मुझे इनमें से कोई कोऑर्डिनेटर ऐड करना पड़ेगा, बिना कोऑर्डिनेटर के सेंटेंस कंपाउंड बनेगा ही नहीं। अब क्या मर्जी है कि कोई भी ऐड कर सकते हैं? नहीं, हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ेगा, जो भी सेंटेंस में सूट कर रहा है, सूटेबल है, वो कोऑर्डिनेटर हमें ऐड करना पड़ेगा। अब मान लो हमें करना है कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, तो अभी हमें दो काम करने पड़ेंगे। पहली बात तो कंपाउंड सेंटेंस दिया है मतलब उसमें कोई इनमें से कोऑर्डिनेटर होगा, हमें वो कोऑर्डिनेटर रिमूव करना है और कोई सूटेबल सबऑर्डिनेटर इसमें से ऐड करना है, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक के भी कुछ एकदम 100% रूल्स है कि हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि इस वर्ड को अगर ये बनाना है तो ये वर्ड डाल दो, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है कंपाउंड टू सिंपल के रूल्स, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे देखो मैंने सेंटेंस लिखा है, ही इज नॉट ओनली अ कावर्ड बट ऑल्सो ही इज अ फूल। तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो की वजह से है कंपाउंड, तो हमें इसको सिंपल करना है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो हटाना है। तो जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो को हमें सिंपल करना है तो हमेशा यूज करेंगे बिसाइड्स। तो देखो आंसर क्या बनेगा, बिसाइड्स बीइंग अ कावर्ड ही इज ऑल्सो अ फूल, ठीक है। तो नॉट ओनली को सिंपल करने के लिए हमेशा बिसाइड्स। जैसे अगर मेरे अभी सेंटेंस में है बट या फिर येट, यहाँ पे मैंने लिखा ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। तो जब भी हमको येट या बट को हटा के सिंपल करना है तो हम हमेशा यूज करेंगे इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। कभी भी बट या येट को हटाकर सिंपल करना है तो इन स्पाइट। इनफैक्ट ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना, यहाँ पे है ये इन स्पाइट ऑफ, बट और येट और ये ईट, ये तीनों ना बेस्ट फ्रेंड्स है, ये लोग की ट्रायो है, ट्रायो, ठीक है। मतलब ये लोग हमेशा आपस में एक्सचेंज होते हैं। तो ये आप लर्न कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है वो 12th के एग्जाम में भी आया था, ठीक है, ट्रायो वाला क्वेश्चन, कि बट को हटा के कॉम्प्लेक्स करना था तो वी नो हम क्या यूज करेंगे, ईट। ये तीनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि तीनों का मतलब सेम होता है बावजूद, ठीक है। तो बट दिया है कॉम्प्लेक्स करना है, ईट यूज करो, ईट दिया है सिंपल करना है, इंस्पाइट यूज करो, ठीक है। ये तीनों को हम हमेशा आपस में यूज करेंगे क्योंकि इन तीनों का ट्रायो है, ठीक है। बढ़ते आगे, वही लिखा है देखो, इवन दो आर्यन इज ब्रिलियंट ही इज लेजी। इवन दो है और क्या करना है, सिंपल, तो उसका पार्टनर कौन है, इन स्पाइट ऑफ। तो क्या आ जाएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्रिलियंट आर्यन इज लेजी। अब नेक्स्ट रूल है so that she was so poor that she could not educate her children। यहाँ पे भी मेरे को रिमूव करना है so और that, ठीक है। तो आपने एक टॉपिक सुना होगा बचपन में, रिमूव टू। जब भी हम लोग ये टू रिमूव करते थे हम लोग वहां पे so that ऐड करते थे। अभी हमको so that को रिमूव करना है तो हम क्या ऐड करेंगे, टू। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, she was too poor to educate her children, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे लिखा है अनिल टॉट मी टू कुक एंड राइट। अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बोलेगे कि यहाँ पे एंड दिया है फिर भी हम इसे कंपाउंड कैसे करें, एंड तो ऑलरेडी कंपाउंड होता है। बट देखो एंड अगर सेंटेंस को दो कंप्लीट पार्ट्स में ज्वाइन कर रहा है तो ही वो एज अ कोऑर्डिनेटर एक्ट करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ द मेन सैंग एंड द वीमेन डांस्ड, तो यहाँ पे द मेन सैंग कंप्लीट है,
द वुमेन सैंग कंप्लीट है। एंड ने क्या किया, उसे बस ज्वाइन करके एक करने की कोशिश की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंड के पहले तो क्या है, अनिल टॉट मी टू कुक, तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन क्या एंड के वो साइड जो राइट लिखा है, क्या वो एक कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं, वो सिर्फ एक वर्ड है। तो यहाँ पर एंड ने सिर्फ एक वर्ड को ज्वाइन करने की कोशिश की है, पूरा सेंटेंस नहीं ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड नहीं होगा, ये वाला सेंटेंस भी सिंपल होगा। लेकिन अब ये सिंपल सेंटेंस को हमको करना है कंपाउंड, ठीक है। तो जब भी हमको एंड को कंपाउंड करना रहता है तो हम हमेशा यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, अनिल टॉट मी नॉट ओनली टू कुक बट ऑल्सो टू राइट, ठीक है। पढ़ते आगे, वापस वही ट्रायो वाला रूल, इंस्पाइट दिया है, उसको करना है कॉम्प्लेक्स, तो हम ईट में से कुछ भी लगा सकते हैं, इवन दो ऑल्दो दो में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ मेनी चैलेंजेस मनीष स्टेड स्ट्रॉन्ग, उसका आंसर आएगा ऑल्दो देयर वर मेनी चैलेंजेस मनीष स्टेड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वापस से वही वाला रूल 2 वाला, अभी हमें क्या करना है, सो दैट को रिमूव करना है, सॉरी 2 को रिमूव करना है और उसकी जगह पे हम डाल देंगे सो दैट। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, इट इज टू अर्ली टू फोरकास्ट द रिजल्ट, अभी हमको इस टू को रिमूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सो दैट। लेकिन यहाँ पर बच्चे एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो ये जो सो दैट है ना, उसे तो सही से लगा देते हैं, लेकिन बाद में एक बात याद रखनी है कि दैट के बाद हमेशा सेंटेंस नेगेटिव होगा। जैसे देखो इसका आंसर क्या बन रहा है, इट इज सो अर्ली दैट द रिजल्ट कैन नॉट बी फोरकास्टेड, ठीक है। कैन नॉट लिखना बहुत जरूरी है, तो बच्चे क्या करते हैं, इट इज सो अर्ली दैट उधर तक राइट लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंस को नेगेटिव करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, सेंटेंस को हम नेगेटिव करेंगे तो हमारा आंसर कंप्लीटली राइट होगा, ठीक है। बढ़ते आगे, फिर से ट्रायो वाला रूल, यहाँ पे बट है, ठीक है, बट है, उसको करना है कॉम्प्लेक्स, तो हम क्या करेंगे, ईट में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, इट वॉज रेनिंग बट वी वेंट आउट, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग कॉमा वी वेंट आउट। ट्रायो को याद रखना बहुत बार आता है उसका क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ ईट बट येट, ये ट्रायो है, ठीक है। ये लोग आपस में एक्सचेंज होते हैं, हमेशा याद रखना, 12th के बोर्ड्स में भी आया था। तो ऑल्दो द पेपर वॉज लेंदी आई कंप्लीटेड इट ऑन टाइम, तो ऑल्दो है, उसे रिमूव करके हम लिखेंगे बट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आपको एडजेक्टिव्स दिखेंगे। डिग्रीज होते हैं 3 टाइप के, पहला है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये हमने बचपन में किया है, पर एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते कि हमें टॉल का टॉलर और टॉलेस्ट करना पड़े, ये तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉल है उसका हो जाएगा टॉलर, कंपैरेटिव में हम करते हैं ER और सुपरलेटिव में EST, ठीक है। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट। लेकिन देखो कुछ वर्ड जो होते हैं जैसे कि ब्यूटीफुल, यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखते ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ठीक है। जिन वर्ड्स में ER EST नहीं लगता है वहां पे हम लगा देते हैं कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट, ठीक है। अभी आपको रीजन बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वॉवल्स पता है आपको, AEIOU, ठीक है। तो जिस भी वर्ड में एक वॉवल है या सिर्फ 2 वॉवल है तो उसका ER EST बनता है। जिस भी वर्ड में 2 से ज्यादा वॉवल है, जैसे ब्यूटीफुल में देखो कितने, 1 2 3 4 5 वॉवल्स है, तो जिन भी वर्ड में 2 से ज्यादा वॉवल होते हैं उनका ER EST नहीं बनता, इसलिए हम वहां पे क्या लगाते हैं, मोर और मोस्ट, ठीक है। अब आते हैं इस रूल्स पे, इसके रूल्स पे। पहला रूल है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव करने, ठीक है। अब जो हमारा सेंटेंस है, आई एम नॉट एज टॉल एज हिम, तो इसमें ये टॉल है, इसकी वजह से मुझे पता चला कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव को कंपैरेटिव करना मतलब ये तो श्योर है कि टॉल का हमें टॉलर करना है, ठीक है। बट क्या सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टॉल का टॉलर कर दूं बाकी सेंटेंस कैसे भी लिखूं चलेगा? नहीं चलेगा, पूरा रॉन्ग मिलेगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट रूल ये है, भले ही हम इंग्लिश कर रहे हैं लेकिन हमको थोड़े से मैथ्स के रूल यूज करने पड़ेंगे। और पहला हमारा रूल है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या, जो पीछे है वो आ जाएगा आगे और जो आगे है वो चला जाएगा पीछे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी देखो, हिम आगे आ जाएगा और हो जाएगा ही, आई पीछे जाके हो जाएगा मी, ठीक है। आपने सिर्फ टॉल का टॉलर किया और इसको एक्सचेंज नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो पहला रूल है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो हमने कर दिया। दूसरा रूल है कि अगर हमारा क्वेश्चन नेगेटिव है तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव,
अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है आंसर नेगेटिव। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नेगेटिव था तो आंसर हमने लिखा पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद थर्ड फिर ये रूल की हम डिग्री को चेंज करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नेगेटिव पॉजिटिव, डिग्री चेंज। अगर आपने इसमें से एक भी गलत किया है तो आपको पूरा रॉन्ग मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सेम रूल फॉर कंपेरेटिव टू पॉजिटिव। कंपेरेटिव टू पॉजिटिव करने के लिए भी सेम रूल है। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ, अगर मेरे को क्वेश्चन मिला है ही इज टॉलर देन मी, अब वापस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ही जो है पीछे जाके हो जाएगा हिम, और मी जो है वो आगे जाके हो जाएगा एम, ठीक है। दूसरा रूल, मेरा अगर ये क्वेश्चन है तो ये पॉजिटिव है तो मेरा आंसर नेगेटिव हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे नॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, मुझे डिग्री को चेंज करना पड़ेगा, मतलब टॉलर का टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि पॉजिटिव में हम हमेशा डिग्री के आजू बाजू एज लिखते हैं। अगर आपने यहाँ टॉलर का टॉल कर दिया लेकिन उसके आजू बाजू एज नहीं लिखा तो रॉन्ग मिलेगा, ठीक है। तो क्या ये दोनों रूल्स आपको समझे हैं? तो बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट है सुपरलेटिव टू पॉजिटिव के रूल्स, ठीक है। अब पहले वाले रूल को यहाँ पर मिक्स मत करना क्योंकि हर एक टॉपिक के अलग अलग रूल है, ठीक है। वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नेगेटिव, पॉजिटिव वो वहीं पे रहेगा, वो सारे रूल अब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है रिया इज द लेजीएस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेजीएस्ट से मुझे समझा कि ये सुपरलेटिव है, ठीक है। अब मेरे को सुपरलेटिव का पॉजिटिव करना है, मतलब लेजीएस्ट का लेजी तो करना है, लेकिन क्या सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है? नहीं, हमारी स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग सुपरलेटिव टू पॉजिटिव कर रहे हैं तो मेरा स्टार्टिंग नो अदर से ही होना चाहिए। अगर मैंने नो अदर से नहीं स्टार्ट किया तो मुझे टीचर वहीं पे रॉन्ग दे देगी, वो आगे चेक भी नहीं करेगी कि मैंने लेजीएस्ट का लेजी किया है या नहीं, ठीक है। तो हम नो अदर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सेंटेंस लिखते जाएंगे एंड देन डिग्री को चेंज करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि लेजी के आजू बाजू एज होना चाहिए वरना रॉन्ग मिलेगा, ठीक है। तो नो अदर से स्टार्ट, डिग्री को चेंज, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सुपरलेटिव टू पॉजिटिव है, लेकिन इस सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज है। अब जैसे यहाँ पे देखो मोस्ट है, तो मोस्ट से हमको पता चला कि ये भी सुपरलेटिव है। लेकिन अगर आपने रिया वाला सेंटेंस देखा होगा तो देखो वहां पे ये वन ऑफ द नहीं था, अब ये टीना वाले सेंटेंस में वन ऑफ द यूज किया है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द की वजह से हमारे आंसर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। अगर वन ऑफ द नहीं होता तो हम स्टार्ट करते थे नो अदर से, ठीक है। अब वन ऑफ द दिया है तो हम स्टार्ट करेंगे वेरी फ्यू से, बस बाकी सब सेम रहेगा। तो आंसर बनेगा वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज इंटेलिजेंट एज टीना। ये मोस्ट हट जाएगा, ठीक है। मोस्ट की वजह से सुपरलेटिव बन रहा था तो मोस्ट को हमने हटा दिया, तो क्या बचा हमारा ओरिजिनल एडजेक्टिव, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट रूल है कन्वर्टिंग फ्रॉम सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। वापस हम वहां के रूल्स यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करेंगे, नो अदर से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ के अलग रूल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा सेंटेंस है इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लीनेस्ट से हमको समझ में आया कि ये जो है सुपरलेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अब मुझे क्लीनेस्ट का क्लीनर करना पड़ेगा क्योंकि हम कंपैरेटिव कर रहे हैं, तो बस क्या यही इंपॉर्टेंट है? नहीं, वापस से इसके भी अलग रूल्स हो जाएंगे। जैसे अगर इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है वो है इंदौर, तो हम स्टार्टिंग भी इंदौर से करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिग्री को चेंज, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं बोलती हूँ 3 मैजिकल वर्ड्स। ये हमारे ग्रामर के 3 मैजिकल वर्ड्स है, ठीक है, देन एनी अदर। अगर आपने सब कुछ सही किया, इंदौर से स्टार्ट किया, क्लीनर भी कर दिया, लेकिन अगर ये 3 मैजिकल वर्ड्स यूज नहीं किए तो आपको रॉन्ग मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना, ओके, थैंक यू। अभी यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे वहां पे ऊपर वन ऑफ द का क्वेश्चन था वैसे यहाँ पर भी आएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो देखो यहाँ पे न्यूटन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे मोस्ट यूज किया है। मोस्ट यूज करने की वजह से मुझे पता चल रहा है कि ये सुपरलेटिव सेंटेंस है। अब मुझे इसका कंपैरेटिव करना है, मतलब मोस्ट का मोर करना पड़ेगा, लेकिन कैसे वही इंपॉर्टेंट है? नहीं, यहाँ पर भी वन ऑफ द आने की वजह से बस थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जो हमको सब्जेक्ट दिया है उसी से स्टार्ट करेंगे, तो न्यूटन दिया तो न्यूटन से ही स्टार्ट किया, ठीक है। ये वन ऑफ द हट जाएगा।
उसके बाद ये जो मोस्ट है इसका हो जाएगा मोर, ठीक है, फिर फेमस वैसे ही रहेगा। फिर हमारे जो 3 मैजिकल वर्ड्स थे ना, देन एनी अदर, बस उसमें से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि अगर मेरे सेंटेंस में वन ऑफ द है तो मेरा मैजिकल वर्ड में सिर्फ एक वर्ड का चेंज होगा, वो है मेनी। अगर वन ऑफ द नहीं है तो देन एनी अदर, अगर वन ऑफ द है तो देन मेनी अदर, बस बस इतना सा ही छोटा सा चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन टॉपिक होता है खत्म, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं बहुत इजी सिंपल और स्कोरिंग टॉपिक पे। प्लीज कोई भी ये क्वेश्चन टैग रॉन्ग करके नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन टैग शुरू करते हैं हम एक बेसिक टॉपिक से, बेसिक रूल से, जो कि आपको सबको पता ही होगा कि अगर हमारा जो ये सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव है तो मेरा जो टैग है वो हो जाएगा नेगेटिव। अभी यहाँ पे मेरा सेंटेंस है दिस इज माई बुक, ठीक है, तो उसका टैग क्या लगेगा, इजंट इट। अभी अगर मेरा सेंटेंस ही नेगेटिव है, मेरा क्वेश्चन नेगेटिव है, अगर मेरा क्वेश्चन दिस इज नॉट माई बुक, ठीक है, तो इसका टैग होगा पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगी इज इट, ठीक है। ये हो गया एकदम बेसिक रूल। नेक्स्ट रूल पे आते हैं कि हमारा जो टैग लगेगा ना वो लगेगा हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के हिसाब से, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे इज, वॉज, वर, आर, जो भी मैंने यहाँ पे लिखे ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो मतलब अगर हमारे सेंटेंस में इज होगा तो हमारा टैग लगेगा इजंट, जैसे कि ऊपर के सेंटेंस में लग रहा था, ठीक है। अगर वॉज है तो वॉजंट, ये सब तो इजी है, लेकिन ये एम का याद रखना, ठीक है। एम का भी टैग है आंट, ठीक है, आर का भी आंट है और एम का भी आंट है। ऐसे नहीं है कि एमेंट, एंट, ऐसे कोई वर्ड्स यहाँ पे नहीं लगेंगे, ठीक है। एम आया है तो उसका आंट लगेगा, ठीक है। और बाकी भी इजी है। यहाँ पे बच्चे विल के लिए रॉन्ग करते हैं, विल का विलेंट लिख के आते हैं, जो कि इंग्लिश में कोई वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। विल का क्या हो जाएगा, वोंट, ओके। तो अगर हमको हेल्पिंग वर्ब्स दिए हैं तो हम पहली प्रायोरिटी हेल्पिंग वर्ब्स को देके उसी के हिसाब से टैग। बट अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि समझो हेल्पिंग वर्ब हमको दिया ही नहीं है, फिर हम क्या करें, ठीक है। तो यही वो रूल है। देखो अब जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है अनिल वॉक्ड अवे, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हम देखेंगे हमारे मेन वर्ब, ठीक है। अभी हमारा मेन वर्ब है वॉक्ड, वॉक्ड है पास्ट टेंस में। अगर हमारा मेन वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो हमारा टैग लगेगा डिडंट, ठीक है। देखो क्वेश्चन टैग में ना 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अनिल वॉक्ड अवे, तो आपको क्वेश्चन ही आएगा, आपको आंसर लिखने के टाइम ये वापस लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये कॉमा डालना पड़ेगा 1, ये टैग सही से लिखना पड़ेगा 2, और यहाँ पे कंपलसरी प्रोनाउन ही आएगा, और प्रोनाउन भी हम इसको देखकर डिसाइड करेंगे, ठीक है। और फोर्थ है ये क्वेश्चन मार्क। अगर आपने इन चारों में से एक भी चीजें नहीं डाली है तो आपको रॉन्ग मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वॉक पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा डिड, ठीक है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है शी स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं बोलती हूँ, देखो एस है, इसके एंडिंग में एस है, तो मतलब ये हो जाएगा एस वाला वर्ब। अब वापस इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन एस वाला वर्ब है, तो अगर मेरे सेंटेंस में एस वाला वर्ब होगा तो मेरा टैग लगेगा डजंट। देखो आप एस एस से याद रख सकते हो कि डजंट में भी एस है, तो अगर मेरा एस वाला वर्ब आया तो मैं टैग क्या डालूंगी, डजंट। नेक्स्ट है क्लाउड्स चेंज देयर शेप। अब यहाँ पे देखो एस नहीं है और ये पास्ट टेंस भी नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस ही है लेकिन एस भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं विदाउट एस वाला वर्ब। वैसे इसको V5 और V1 बोलते हैं, बट आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर मेरा एस वाला वर्ब नहीं है तो मेरा टैग लगेगा डोंट, ठीक है। तो अगर पास्ट टेंस है तो डिडंट, एस वाला वर्ब है तो डजंट, एस वाला वर्ब नहीं है तो डोंट, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो पहली प्रायोरिटी उसी को देंगे, अगर नहीं दिया है तो हम वर्ब से डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है अगर हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंपेरेटिव यानी ऑर्डर वाला सेंटेंस, जैसे यहाँ पे दिया शट द डोर, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस का टैग हमेशा लगेगा विल यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉजिटिव वाला रूल आएगा नहीं कि क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर मेरा ऑर्डर पॉजिटिव है तो भी टैग विल यू, अगर मेरा ऑर्डर नेगेटिव है तो भी टैग विल यू, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ गो देयर, ये मेरा ऑर्डर है तो भी टैग आएगा विल यू, अगर मैं बोल रही हूँ डोंट गो देयर तो भी मेरा टैग आएगा विल यू, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट रूल है कि अगर मेरा सेंटेंस शुरू हो रहा है लेट से, ठीक है, अगर मेरा सेंटेंस शुरू हो रहा है लेट से तो मेरा टैग लगेगा शैल बी हमेशा, ठीक है। यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव का रूल नहीं आएगा, अगर मेरा सेंटेंस लेट से चालू हो रहा है तो मेरा टैग शैल बी ही आएगा, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन टैग होता है समाप्त।
ठीक है, ये क्वेश्चन टैग बस इतना ही है, एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो प्लीज रॉन्ग मत करके आना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेंसेस। ओके, अब टेंसेस की जानकारी होने के लिए पहले वर्ब की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको कोई भी सेंटेंस दे रही हूँ और अगर मैं पूछ रही हूँ कि इसका टेंस क्या है, तो आप वर्ब को देखकर बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ आई विल गो टू स्कूल, तो ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस। तो आपने किसको देखकर बताया? विल को। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ आई वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस। किसको देखकर बताया? वेंट को। अगर मैं बोल रही हूँ आई गो टू स्कूल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। किसको देखकर बताया? गो को, जो कि है वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे टेंस के ऊपर जाने से पहले पहले वर्ब को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो वर्ब होते हैं इसके ये 5 फॉर्म्स होते हैं। पहला है V1 जिसको हम बोलते हैं प्लूरल वर्ब, फिर है V2 जो कि पास्ट टेंस, V3 में en ed लगाते हैं, V4 में ing लगाते हैं, और V5 में हो जाता है s लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला वर्ड मैं देती हूँ राइट, तो मेरे को राइट दिया है। ठीक है, तो राइट का V2 क्या होगा? रोट। और V3 क्या होगा? रिटर्न। देखो पहली प्रायोरिटी हम देंगे en को, अगर उसमें en लगता है तो en लगाएंगे, en नहीं लगता है तो फिर ed लगाएंगे। फिर V4 क्या बनेगा? राइटिंग। V5 क्या बनेगा? राइट्स। ठीक है, तो जैसे प्ले में प्ले एन नहीं होता तो क्या बनेगा? प्लेड। बट कुछ सेट ऑफ वर्ड यहाँ पे अलग भी होते हैं कि जिसमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं लगता, जैसे रिंग, रैंग, रंग। अब इसमें ना ed लगा ना en लगा, तो ये थोड़े से वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि थोड़े से अलग है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टेंस। तो टेंस जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन उसी के साथ साथ उसके सब टाइप्स भी होते हैं, जैसे सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट से। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राहुल राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया ये एस वाला वर्ब। क्या आपको पता है यहाँ पे एस वाला वर्ब क्यों यूज किया? ठीक है, जब भी हमारा जो सब्जेक्ट होता है अगर वो सिंगुलर होता है तो हम हमेशा एस वाला वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, राहुल सिंगुलर है इसलिए मैंने लिखा राइट्स। अब समझो यहाँ पे राहुल की जगह होता दे। ठीक है, अगर यहाँ पे दे होता तो मैं क्या लिखती? राइट। अगर प्लूरल होगा तो हम विदाउट एस वाला वर्ब यूज करते हैं, अगर सिंगुलर होगा तो हम एस वाला वर्ब यूज करते हैं। इसलिए इसके फॉर्मूला में मैंने लिखा है V1 और V5। ठीक है, ये हम हमारे सब्जेक्ट को देखकर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखना है। अब हमको करना है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब ये जो कंटिन्यूस है इसका मतलब ही होता है ing। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पे वर्ब को उठा के करना है ing। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर सिर्फ मैं ऐसे कर रही हूँ राहुल राइटिंग अ लेटर, तो ये काइंड ऑफ इनकम्प्लीट लग रहा है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे को हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। क्या मैं कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रही हूँ तो मेरे को प्रेजेंट के ही हेल्पिंग वर्ब डालने पड़ेंगे। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, आर और एम। ठीक है, अब यहाँ पे राहुल सिंगुलर है इसलिए मैंने लिखा इज। अगर यहाँ पे दे होता तो मैं लिखती दे आर राइटिंग अ लेटर। अगर यहाँ पे आई होता तो मैं लिखती आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं परफेक्ट से। अब जैसे कंटिन्यूस का मतलब होता है ing, वैसे परफेक्ट का मतलब होता है हैज, हैव, हैड। ठीक है, तो अब इसमें से क्या हमारी मर्जी है कि हम कुछ भी डाल सकते हैं? नहीं, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। इसमें से जो हैड वर्ड है ये बुक हो चुका है पास्ट टेंस के पास, मतलब पास्ट टेंस में हमेशा हैड ही आएगा। तो प्रेजेंट के लिए बच जाता है हैज और हैव। तो वापस हमारी मर्जी है क्या इन दोनों में से हम कुछ भी डाल सकते हैं? नहीं। ठीक है, जैसे इज आता है सिंगुलर के लिए, आर आता है प्लूरल के लिए, वैसे ही इसमें हैज आता है सिंगुलर के लिए और हैव आता है प्लूरल के लिए। अब यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा है राहुल हैज रिटन अ लेटर। मैंने हैज यूज किया, क्यों? क्योंकि राहुल सिंगुलर है। अगर यहाँ राहुल की जगह दे होता, कोई प्लूरल होता, तो मैं लिखती दे हैव रिटन अ लेटर। और इसमें एक बात याद रखना है, इसके फॉर्मूला में हमेशा V3 आएगा, क्योंकि हैज, हैव, हैड के बाद हम हमेशा V3 यूज कर सकते हैं, हम कुछ और वर्ब यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना डरना मत, बस ये फॉर्मूले का मतलब समझ लो, ये इनके नाम का मतलब समझ लो, फॉर्मूला अपने आप बनेगा। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब ही ing होता है, परफेक्ट का मतलब ही हैज, हैव, हैड होता है, तो इसके हिसाब से आपके आंसर्स बनते जाएंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब वापस नाम से ही बनाते हैं। परफेक्ट मतलब मुझे मेरे आंसर में हैज, हैव, हैड चाहिए, और कंटिन्यूस मतलब ing भी चाहिए, मुझे अब दोनों चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ राहुल हैज राइटिंग अ लेटर? नहीं, अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो ये इनकम्प्लीट होगा।
तो इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना पड़ता है जो कि है बीन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, राहुल हैज बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ऐसे याद रखना कि जब दो चीजें एक साथ हो, जैसे परफेक्ट और कंटिन्यूस, तो हमें एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना पड़ता है जो कि है बीन, ठीक है। अगर आपको ये प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझा है तो अभी पास्ट और फ्यूचर भी अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी पास्ट टेंस से। पास्ट टेंस, अभी पास्ट टेंस में ना हमको सिर्फ करना है ये जो हमारा वर्ब है ना उसको उठा के करना है बस पास्ट टेंस, ठीक है। अभी पहले ऊपर क्वेश्चन था राहुल राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, राहुल रोट अ लेटर, मैंने क्या किया, सिर्फ वर्ब को उठा के कर दिया पास्ट टेंस। तो इसका फॉर्मूला है V2, ठीक है। पास्ट टेंस के ऐसे नखरे नहीं है प्रेजेंट जैसे कि सिंगुलर प्लूरल देखना पड़े। तो यहाँ पर अगर राहुल है तो भी रोट आएगा, अगर यहाँ पे दे होता तो भी मैं लिखती दे रोट अ लेटर, ठीक है। अब वापस हमें करना है पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब ही होता है ING, तो यहाँ पे राइटिंग तो वैसे ही रहेगा, लेकिन क्या मैं इधर इज आर और आई एम लिख सकती हूँ, नहीं, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस के है। पास्ट टेंस को कौन रिप्रेजेंट करता है, वॉज और वर। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर होगा तो आएगा वॉज, अगर प्लूरल होगा तो आएगा वर। ये तो मैंने ऊपर ही बताया था कि परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में ये हैड वर्ड ऑलरेडी उसने बुक करके रखा है, तो यहाँ पर भी हमें सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं देखना है। अगर पास्ट परफेक्ट आया तो हैड आएगा, और अगर हैज हैव हैड आता है तो हम तो हमेशा ही V3 यूज करते हैं, तो यहाँ पे V3 आएगा। वापस यहाँ पे भी हैड तो आया ही है, राइटिंग करना ही है, एक एक्स्ट्रा वर्ड बी, राहुल हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर के चारों केसेस में याद रखना विल या शाल आएगा। हम कोई भी सेंटेंस को विल या शाल के बिना फ्यूचर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आपको विल कंफर्टेबल लगता है तो वो लिखिए, शाल लगता है तो वो लिखिए, ठीक है। मैंने विल लिखा है। तो अब इसका अगर मेरे को यही वाले सेंटेंस को अगर मेरे को फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर करना है, तो इसका आंसर बनेगा राहुल विल राइट अ लेटर, ठीक है। देखो विल के बाद ना हमेशा V1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि राहुल सिंगुलर तो मैंने इधर राइट्स, मैं यहाँ राइट्स लिखूंगी जैसे ऊपर लिखा है। क्यों, क्योंकि राहुल के बीच में एक वर्ड आ गया है, वो है विल, ठीक है। और विल के बाद हमेशा आता है V1। अब वापस हमें करना है फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब ING, ठीक है। तो विल तो यहाँ पे कंपलसरी आएगा और ING भी आएगा, तो ऐसे लिखो राहुल विल राइटिंग अ लेटर, तो ये तो कंप्लीट नहीं लग रहा है। तो वैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा ये BEB, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, राहुल विल बी राइटिंग अ लेटर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी ये, ठीक है। अब यहाँ पे वापस देखो हैड तो पास्ट के पास चला गया, हैज और हैव भी हमने यूज कर लिया प्रेजेंट में। अब हम फ्यूचर में क्या करेंगे, तो देखो ये जो हैव है ना ये होता है V1, और अभी मैंने आपको बताया कि विल के बाद हम हमेशा V1 यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे विल तो हमको कंपलसरी लिखना ही है, और हैज हैव हैड में से भी कुछ तो लिखना ही है, तो हम क्या लिखेंगे, हैव। तो इसका आंसर क्या बनेगा, राहुल विल हैव रिटन। अब हैव यूज किया तो V3 भी यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो राहुल विल हैव रिटन अ लेटर। अब ये बन गया तो ये भी इजीली बन जाएगा, विल तो कंपलसरी आएगा, उसके बाद हैव आएगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूस है तो ये एक्स्ट्रा वाला वर्ड भी आएगा, कंटिन्यूस है तो ING भी आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूलाज को देखो, रट्टा मत मारो, नाम से ही समझो, नाम से ही मैंने फॉर्मूला बता दिया है कि कंटिन्यूस मतलब ING, परफेक्ट मतलब हैज हैव हैड, और प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब उसमें हैज हैव हैड भी आएगा और ING भी आएगा, और दो चीज एक साथ यूज होने की वजह से एक एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है, वो है बी, ठीक है। तो टेंस भी होता है समाप्त। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि आपके पोएम का टॉपिक है, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, ठीक है। सिमिली मतलब एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। यहाँ पे दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है और वर्ड यूज किया जाता है एज या फिर लाइक। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यू वर एज ब्रेव एज द लायन, तो यहाँ पे जो ये यू है इसका कंपैरिजन मैंने किया लायन के साथ, और वर्ड कौन सा यूज किया है, एज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिमिली। और आपको सिर्फ सिमिली नहीं लिख के आना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, कि दिस फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली बिकॉज देयर इज डायरेक्ट कंपैरिजन, और किसके बीच में कंपैरिजन है वो बताना है। बस सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करके आना है, बस सिर्फ सिमिली लिख के नहीं आना है। नेक्स्ट है लाइक। देखो अभी यहाँ पे लाइफ का मैंने कंपैरिजन किया है आइसक्रीम के साथ, और कौन सा वर्ड यूज किया है, लाइक, इसके लिए क्या हो जाएगा, सिमिली। नेक्स्ट है मेटाफर, ये भी इसी के जैसा फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क ये है
कि देखो कंपैरिजन इसमें भी होता है, लेकिन सिमिली में क्या होता है, कंपैरिजन एज और लाइक वर्ड यूज करके होता है, यहाँ पे मेटाफर में एज और लाइक वर्ड यूज नहीं होता, इसके लिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, तो जैसे देखो मैंने लिखा है टाइम इज मनी, तो मैंने टाइम का कंपैरिजन किया है मनी के साथ, लेकिन क्या एज एंड लाइक वर्ड यूज किया है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाफर। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैमल का कंपैरिजन किया है शिप के साथ, लेकिन एज लाइक वर्ड यूज किया है नहीं, तो क्या हो जाएगा, मेटाफर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, हम एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन का कोई एक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ द सन इज स्माइलिंग, तो स्माइल करने का एक्शन जो है ह्यूमन का है, लेकिन हमने किसको दे दिया, एक नॉन लिविंग थिंग को, जो कि है सन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिगर ऑफ स्पीच हाइपरब्ली। ठीक है, हाइपरब्ली मतलब ओवर स्टेटमेंट या फिर ओवर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, जो कि बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हम डे टू डे लाइफ में भी कभी कभी बोलते हैं कि मुझे घर पे 100 काम है, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू डू, लेकिन क्या 100 थिंग्स होते हैं, नहीं, लेकिन हम बड़ा चढ़ाकर बोल देते हैं, तो ये सारे सेंटेंस कहाँ पे जाएंगे, हाइपरब्ली में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपिया। ठीक है, अब ये वाला फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए जितना इजी है, उसका स्पेलिंग आप मिस्टेक करके आते हो। ठीक है, आपको साउंड से तो पता चल जाता है कि ये ओनोमोटोपिया है, लेकिन आप स्पेलिंग रॉन्ग करके आते हो, जिसकी वजह से आपको पूरा रॉन्ग मिलता है। तो इसका स्पेलिंग याद रखना, देखो ऐसे लिखना है, ओनोमैटोपोइया। ठीक है, ब्रेक करके लिखना, ओनोमैटोपोइया। इसको बोलने के टाइम हम बोलते हैं ओनोमोटोपिया, लिखने के टाइम हो जाता है ओनोमैटोपोइया। ठीक है, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा एपोस्ट्रोफी। ठीक है, एपोस्ट्रोफी मतलब वो फिगर ऑफ स्पीच होता है कि जिसमें हमने देखा होगा अक्सर कि पोएट जो है अपने पोयम में ऐसी नॉन लिविंग थिंग से कभी कभी बात कर लेता है जो हमें सुनती नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो लिखा है ओ मून गिव मी मून लाइट, तो अब मून क्या हमें सुन रहा है, नहीं, क्या वो हमें रिप्लाई देने वाला है, नहीं, तो वो ना तो हमें सुन रहा है ना हमें रिप्लाई देगा। तो अगर पोएट ऐसी अपने पोएम में ऐसी चीजों से बात कर रहा है, तो वो सारी लाइन हो जाएगी एपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पोएट समझो गॉड से भी बात कर रहा है, ठीक है, तो गॉड भी कैसे होता है, हमें सुन तो रहा है लेकिन हमें रिप्लाई नहीं देगा। ठीक है, तो अगर कोई लाइन ऐसी है जिसमें वो गॉड से बात कर रहा है, तो वो वाली लाइन भी क्या हो जाएगी, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस में क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं। अब यहाँ देखो एंटी का मतलब ही ऑपोजिट होता है, तो बहुत सारे लोगों को एंटीथीसिस और टोटोलॉजी में कंफ्यूजन होता है, तो मैं अभी बता दूं कि एंटी का मतलब ही ऑपोजिट होता है, तो उसमें क्या आएंगे, ऑपोजिट वर्ड, मतलब एक ही सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है टोटोलॉजी। ठीक है, टोटोलॉजी में होता है एक ही सेंटेंस में दो सेम मीनिंग के वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टोरीज एंड टेल्स। ठीक है, स्टोरीज एंड टेल्स का सेम मीनिंग है। यहाँ पर है इन्वर्जन। नेक्स्ट इन्वर्जन में होता है इनकरेक्ट ऑर्डर, सेंटेंस बराबर ऑर्डर में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है नेवर अगेन विल यू डू दैट, तो इसका सही ऑर्डर क्या बनेगा, यू विल नेवर डू दैट अगेन। ठीक है, तो जब आप एग्जाम में ये बता रहे हो कि ये इन्वर्जन है, तो आपको उसका करेक्ट ऑर्डर भी लिख के आना है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, डिफिकल्ट फिगर्स ऑफ स्पीच के चक्कर में हम इजी वाले भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चार है वो सबसे इजी वाले फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि पहला वाला है एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन कब होता है, जब हमारे सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेशन, ये कब होता है, जब हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क यूज होता है। ठीक है, इंट्रोगेशन की स्पेलिंग पे ध्यान देना, इसमें डबल आर आता है, बहुत बार लोग रॉन्ग करके आते हैं। ठीक है, अब रेपिटेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी ओनोमोटोपिया जैसे ही आप करते हो कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए जितना इजी आप उसकी स्पेलिंग मिस्टेक करके आते हो। ठीक है, रेपिटेशन में क्या होता है कि पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट होता है, जैसे रेन रेन गो अवे, जिसमें रेन रेन 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि रेपिटेशन की स्पेलिंग में ए नहीं आएगा। ओके, बहुत सारे लोग इसमें ए लिख के आते हैं, रेपिटेशन का स्पेलिंग क्या है, रेपेटिशन। ठीक है, नेक्स्ट है एलिट्रेशन, जो कि सबको ही पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है, लेटर का साउंड रिपीट होता है, जैसे यहाँ पे एस एस रिपीट हुआ है। ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जो ज्यादा करके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं हमारा टॉपिक वॉइस। ठीक है, वॉइस के दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब अगर हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अब समझो ये हमारा सेंटेंस है, द हंटर किल्ड द लायन इन वन शॉट। ठीक है,
तो अब इसमें देखो ये जो हंटर है ना ये हमारा है सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, कैसे पता चला, देखो सेंटेंस में जब भी कोई एक्टिविटी कर रहा है मतलब काम कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो अब इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, हंटर, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। क्योंकि ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट जिसके ऊपर काम करता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो है लायन के ऊपर काम कर रहा है तो लायन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारा वर्ब जो कि है किल्ड, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये इन वन शॉट क्या है, अब ये इन वन शॉट ना सब्जेक्ट बनेगा ना वर्ब बनेगा ना ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके लिए हम इसको बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे रिमेनिंग पार्ट में। अब अगर समझो मुझे इसका करना है पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस हमेशा शुरू होता है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। एक्टिव वॉइस शुरू होता है सब्जेक्ट से, पैसिव वॉइस शुरू होता है ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था लायन, तो हमारा आंसर शुरू हो जाएगा लायन से। लेकिन पैसिव वॉइस के ध्यान रखना अपने रूल से, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद कंपलसरी यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या हम अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे, नहीं, हम हमारे क्वेश्चन के वर्ब को देखकर डिसाइड करेंगे। हमारे क्वेश्चन में वर्ब था किल्ड, ठीक है, हंटर किल्ड द लायन इन वन शॉट, किल्ड पास्ट टेंस है और जो ये लायन है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, वॉस, ठीक है। अब पैसिव वॉइस का रूल ये है कि यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो कंपलसरी V3 आएगा। V3 हमने अभी पढ़ा था ENED वाला, ठीक है। ये तो कोइंसिडेंस है कि हमारे क्वेश्चन में भी किल्ड था, इधर भी किल्ड आया। अगर हमारे क्वेश्चन में किल्स होता, किलिंग होता, तो भी यहाँ पे क्या था, किल्ड। उसके बाद कंपलसरी आएगा बाय, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे और वो हो जाएगा, और उसके बाद हमारा आ जाएगा रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3, सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। अब जैसे जैसे देखो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ जिसमें ये सेम नहीं रहेगा। अगर मैं बोल रही हूँ सपना राइट्स और लेटर, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा वर्ड है राइट्स जो कि पास्ट टेंस नहीं है, सिंपल आई मीन फ्यूचर, ये है प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, हमको इज लिखना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, अ लेटर इज रिटन। देखो राइट्स का मैंने क्या कर दिया, रिटन। तो ऊपर राइट्स हो, राइटिंग हो, रोट हो, कुछ भी हो, हमें इसमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में V3। तो राइट्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स है जो कि बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आते होंगे। कि आई को अगर हम पैसिव में कर रहे हैं तो हो जाएगा मी। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ आई लाइक चॉकलेट्स वेरी मच, तो इसका बन जाएगा चॉकलेट्स आर लाइक्ड बाय मी, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे चॉकलेट्स आर लाइक्ड बाय आई, ठीक है। तो ये तो आप लोग बना लोगे कि वी का अस होगा, ही का हिम होगा, शी का हर होगा, दे का देम होगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फ्यूचर टेंस पे। अगर समझो मेरा कोई फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, तो फ्यूचर टेंस है मतलब ऑब्वियसली उसमें शाल या विल तो कुछ होगा, बिना शाल या विल के कोई भी सेंटेंस फ्यूचर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर मेरे क्वेश्चन में शाल है तो मैं भी शाल लिखूंगी, मेरे क्वेश्चन में विल है तो मैं भी विल लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बी, और V3 तो कंपलसरी हर एक सेंटेंस में आएगा। तो अगर मैं बोल रही हूँ द प्यून शाल ओपन द कॉलेज गेट एट 7 AM, तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, द कॉलेज गेट, हमारा ऑब्जेक्ट है कॉलेज गेट, तो वो आगे आ जाए, ठीक है। कॉलेज गेट शाल बी ओपन्ड बाय द प्यून एट 7 AM, ठीक है। अब नेक्स्ट ये रूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम लोग रॉन्ग करके आते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम देखेंगे कि हम कंटिन्यूस टेंस में उसको कैसे चेंज करें। अगर कंटिन्यूस मतलब क्या, मैंने तुमको बताया था ING। अगर मेरे सेंटेंस में ING है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे आंसर में कंपलसरी ये बीन आएगा, ठीक है। अगर समझो मैं बोल रही हूँ सोहन इज वॉचिंग TV, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, वॉचिंग, मतलब मेरे एग्जाम्पल में क्या है, ING वर्ड जो कि है बी, वॉचिंग, ठीक है। अब मेरे को वो वॉचिंग का V3 तो करना ही है 100%, क्योंकि मैंने बताया था कि ऊपर कुछ भी हो, वॉच्ड हो, वॉचिंग हो, वॉचेस हो, पर उसको पैसिव वॉइस में तो V3 करना ही है। तो अगर मैंने वॉचिंग का वॉच्ड कर दिया तो उसका जो ING इफेक्ट है वो कहीं गुम हो जाएगा, ठीक है। तुमको ING इफेक्ट को भी रखना है। इसके लिए जो भी हमारे क्वेश्चन में अगर ING आता है तो हम आंसर में कंपलसरी बीइंग लिखते हैं, और ये बीइंग इधर ही आता है और किधर नहीं आएगा। मतलब आपको सेंटेंस में सूट मतलब लगे वो कि सूट हो रहा है, जैसे जो लायन वाला सेंटेंस किया था उसमें भी लग सकता था कि द लायन वॉज बीइंग किल्ड बाय द हंटर,
सुनने में अच्छा लग रहा है बट क्या राइट होगा? नहीं, क्योंकि हमारा वहां पे मेन वर्ब था किल्ड, किलिंग नहीं था। अगर किलिंग होता तो हम वहां पर भी बीइंग लिखते। तो ये बीइंग कहाँ आएगा? जब मेरे क्वेश्चन में आईएनजी है, ठीक है। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर समझो मेरे क्वेश्चन में हैड है तो मेरे आंसर में हैड बीन आ जाएगा। यहाँ पे हैड के बारे में हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है, हैड के नखरे नहीं होते सिंगुलर प्लूरल के। लेकिन अगर मेरे क्वेश्चन में हैज या हैव है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे आंसर में क्या आएगा। जरूरी नहीं है कि अगर मेरे क्वेश्चन में हैज है तो मेरे आंसर में भी हैज आएगा, क्योंकि हैज और हैव डिपेंड करता है सिंगुलर प्लूरल पे। देखो समझो अगर मैं बोल रही हूँ दिवेश हैज बॉट अ ब्लेजर सूट, ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लेजर सूट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर जब मैं आंसर लिखूंगी तो मैं वापस हैज ही लिखूंगी कि अ ब्लेजर सूट हैज बीन ब्रॉट बाय दिवेश, ठीक है। लेकिन अगर समझो मैं लिख रही हूँ कि वी हैव कंप्लीटेड आवर रूटीन वर्क, तो मेरा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो है रूटीन वर्क जो कि सिंगुलर है। तो अब मैं आंसर में हैव नहीं लिख सकती, भले मेरे क्वेश्चन में हैव था, मेरे आंसर में क्या आएगा? हैज, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, वो है वर्क। तो मेरा आंसर आएगा आर रूटीन वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय अस, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा है सिंगुलर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हैज, और अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट रहेगा तो हैव। अब नेक्स्ट है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। ये भी बहुत बार बच्चे रॉन्ग करके आते हैं, जबकि है बहुत इजी। अगर ऑर्डर वाला कोई सेंटेंस है और उसका चेंज द वॉइस करना है तो वो कंपलसरी लेट से चालू होगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? लेट द डोर बी शट। इधर भी V3 वाला रूल हम याद रखेंगे। अब ऐसे मत बोलो कि यहाँ पे शट का शटेड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शट का V3 भी शट ही होता है, कट का कटेड, पुट का पुटेड नहीं होता, सब क्या होता है? शट ही, कट और पुट, ठीक है। अब ये सिक्स्थ वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर उनको एग्जाम को थोड़ा डिफिकल्ट करना है तो शायद वो ये वाला रूल डाल सकते हैं, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे सेंटेंस में ना सब्जेक्ट दिया ही नहीं होता है। समझो अगर जैसे मैं बोल रही हूँ फील्ड्स आर कल्टीवेटेड ड्यूरिंग मॉनसून, तो यहाँ पे फील्ड्स हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसके ऊपर काम हो रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है? जो हमारे सेंटेंस में काम करता है। अब ये फील्ड्स में काम कौन करता है? हमको दिया ही नहीं है, मतलब हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है। तो अभी मेरे को इसका चेंज द वॉइस तो करना पड़ेगा। अब ये पैसिव वॉइस में है, मतलब मेरे को इसको एक्टिव वॉइस में करना पड़ेगा, और एक्टिव वॉइस की स्टार्टिंग किससे होती है? सब्जेक्ट से, पर सब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मुझे कोई लॉजिकल सब्जेक्ट इसमें ऐड करना पड़ेगा, या हम इन चारों में से कुछ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो एक लॉजिकल सब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि हम सबको पता है कि फील्ड्स कौन कल्टीवेट करता है? फार्मर, ठीक है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? फार्मर्स कल्टीवेट फील्ड्स ड्यूरिंग मॉनसून, ठीक है। लेकिन समझो हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे अपने को पता ही नहीं है कि ये काम कौन करता है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो हमको पता ही नहीं है कि स्वीट्स कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम या तो समवन लिख सकते हैं, समवन डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, या पीपल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, या दे, या फिर वी, ठीक है। तो जहाँ पे अपने को लॉजिकल नहीं पता है सब्जेक्ट, तो हम इन चारों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे रूल 7 पे, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल। मतलब है कि अगर हमारा क्वेश्चन मार्क में है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में है, अगर डू या डज से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पैसिव वॉइस शुरू होगा इज या फिर आर से। जैसे समझो अगर मेरा क्वेश्चन है डज सारिका लाइक क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, डज से शुरू हो रहा है। इतना याद रखना कि अगर मेरा क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है तो मेरे आंसर में भी क्वेश्चन मार्क ही आएगा, मतलब मुझे फुल स्टॉप वाला सेंटेंस नहीं लिखना है। तो डज सारिका लाइक क्लासिकल म्यूजिक में आंसर बनेगा इज क्लासिकल म्यूजिक लाइक्ड बाय सारिका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर मेरा एक्टिव वॉइस शुरू हो रहा है डू या डज से, तो पहले देखो कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो मेरा आंसर शुरू होगा इससे, अगर मेरा ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेरा आंसर शुरू होगा आर से। जैसा करें डू का, डू ऑल इंडियंस फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब देखो ऑब्जेक्ट में रूल्स है, मतलब प्लूरल है, तो किससे स्टार्ट होगा आंसर? आर से। आर द ट्रैफिक रूल्स फॉलोड बाय ऑल इंडियंस, ये बनेगा मेरा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो डिड किसको रिप्रेजेंट करता है? पास्ट को। तो अगर डिड आ रहा है, डिड आ रहा है क्वेश्चन में, तो मेरा आंसर किससे शुरू होगा? वॉज या फिर वर से। किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट पे।
अब अगर मेरे इसमें हैड है या शाल है, विल है, ठीक है, तो भी किससे शुरू होगा, सेम वर्ड से। हैड से दिया है तो हैड से ही शुरू होगा, शाल से दिया है तो शाल से। अभी जैसे बोलूँ कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, तो वापस इसका आंसर भी शुरू हुआ कैन से। कैन सम टाइम बी स्पेयर्ड बाय यू फॉर मी, ठीक है। देखो हैज, हैव, हैड जिधर भी आएगा उधर प्लीज थोड़ा ध्यान रखना। देखो वापस हैज आया, तो वापस मेरा जो आंसर होगा, अगर उसमें ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो शुरू होगा हैज से, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वो शुरू होगा हैव से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे क्वेश्चन में ये सारे वर्ड्स है व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट, तो ये भी उसी से शुरू होंगे। अगर मेरा क्वेश्चन शुरू होता है हुज या विच से, तो मेरा आंसर शुरू होगा बाय हुज या बाय विच से। अगर मेरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है हु से, तो मेरा पैसिव वॉइस शुरू होगा बाय हुम से। अगर मेरे एक्टिव वॉइस में हुम है तो ये शुरू होगा हु से, ठीक है। अब आते हैं सबसे डिफिकल्ट टॉपिक पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, हमें ना बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, और अगर सारे चेंजेस में से आपने एक भी चेंज सही से नहीं किया तो आपको पूरा आंसर रॉन्ग मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच मतलब जो आपको सेंटेंस ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में दिख रहा है, मतलब ये हो जाता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ये सेड, ठीक है। ये जो सेड, सेज, टोल्ड, आस्क्ड यहाँ पे होता है ना, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और जो भी हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो अभी मैं ये दो वर्ड्स आगे यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ठीक है। ये जो सेड, सेज, टोल्ड, आस्क्ड, क्वेश्चन जो भी यहाँ होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग ये डबल इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं, ठीक है। और जनरली हम इसको रिप्लेस करते हैं ये दैट से, कोई और वर्ड भी इधर आ सकता है बट जनरली यहाँ पे दैट आता है। समझो अभी आपको इसी का आंसर देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहन टोल्ड मोहन दैट ही नीडेड हिज हेल्प। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने तीन चीजें चेंज की, ये ही नीडेड हिज हेल्प, आई का कर दिया ही, नीड का कर दिया नीडेड, और योर का कर दिया हिज। अब समझो एग्जाम में आपने इसमें से कोई भी चेंजेस को अच्छे से नहीं किया या रॉन्ग कर दिया, तो आपको ये पूरा आंसर रॉन्ग मिलेगा, ठीक है। अब आगे हम रूल्स करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे नीड का नीडेड हुआ क्यों, ठीक है। ही, आई का ही क्यों हुआ, और योर का हिज क्यों हुआ, ठीक है। रूल्स पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। पहले सबसे इजी रूल पे जाते हैं, ये इजी है इसलिए ज्यादा करके एग्जाम में से कोई पूछता नहीं है, पर ठीक है हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा सेज। मुझे बताओ सेज का टेंस क्या है। याद रखना जब भी एस वाला वर्ब रहता है तो वो प्रेजेंट टेंस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है प्रेजेंट टेंस। तो रूल ये है कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। अगर यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे प्रेजेंट है तो आंसर में भी प्रेजेंट आएगा, इधर पास्ट है तो आंसर में भी पास्ट, इधर फ्यूचर है तो आंसर में भी फ्यूचर। कब, जब ये प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब फ्यूचर के लिए भी सेम होता है, समझो यहाँ पे लिखा है ही विल से, ठीक है। तो विल यानी फ्यूचर, तो भी यहाँ पे क्या होगा, लाइक का लाइक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर इधर प्रेजेंट दिया है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट, फ्यूचर दिया है तो यहाँ पे भी फ्यूचर, पास्ट दिया है तो पास्ट, ठीक है। ये सब किस में होता है, सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर में। मतलब अब नखरे सिर्फ पास्ट टेंस के, पास्ट टेंस अगर आया तो हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पास्ट टेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं हम देखते हैं, ठीक है। देखो पहला केस, यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है सेड जो कि है पास्ट टेंस में, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें टेंस देखो प्रेजेंट टेंस है वांट, मतलब देखो इधर पास्ट है इधर प्रेजेंट, ठीक है। अगर ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट में, ठीक है। देखो ये प्रेजेंट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट में। वहां पर भी इसके लिए हमने नीड का नीडेड किया था क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था वो पास्ट में था और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस था, तो इसको मैंने क्या कर दिया पास्ट टेंस, ठीक है। तो ही सेड दैट ही वांटेड अ लैपटॉप, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखो, ये है सेड, ठीक है। सेड है मतलब
वो पास्ट टेंस है। अब यहाँ देखो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में गेव है, मतलब ऑलरेडी पास्ट टेंस है, वहां पर वांट था तो हमने वांटेड कर दिया, प्रेजेंट था तो पास्ट कर दिया। अब यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हमने अभी सीखा था कि क्या हुआ था। पास्ट परफेक्ट में एक वर्ड जो है वो ऑलरेडी बुक्ड है, वो है हैड, और हैज हैड के बाद तो हम V3 यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V3। तो इसका आंसर क्या बनेगा, गेव का हो जाएगा हैड गिवन। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा पास्ट में, अगर पास्ट है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अब थर्ड टाइप ऐसा है कि अभी मान लो ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट था तो पास्ट किया, पास्ट था तो पास्ट परफेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में ही, अगर वो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब लास्ट केस है फोर्थ केस। ठीक है, फोर्थ केस में आ जाएगा फ्यूचर। वापस बोल रही हूँ, फ्यूचर में मैंने बताया था कि सिर्फ दो ही वर्ड्स होते हैं, एक होता है विल, एक होता है शैल। अगर मेरे सेंटेंस में विल है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वुड में, अगर मेरे सेंटेंस में शाल है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वुड में, शुड नहीं। देखो शुड जो है वो शाल का पास्ट टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है विल है, ये कन्वर्ट हो गया वुड में। ठीक है, अब शाल है वो भी हो जाएगा वुड में। ठीक है, तो देखो शाल का हो गया वुड। ठीक है, अब आ जाते थोड़े से बेसिक रूल्स पे जो आपको पता ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर जो है ना, अभी पता चलेगा कि हमने आई का वहां पे ही क्यों किया था, योर का भी हिज क्यों किया था। ठीक है, देखो जो प्रोनाउन प्रोनाउन होते हैं ना उसके ये तीन टाइप होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर जो बात कर रहा है। अगर समझो मैं बात कर रही हूँ तो मैं कौन से प्रोनाउंस यूज करूंगी, जैसे आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस। ठीक है, अब सेकंड पर्सन क्या होता है, लिसनर। अब मैं जिससे बात कर रही हूँ वो मेरा लिसनर है, तो मैं उसको कौन से वर्ड से, कौन से प्रोनाउन यूज करूंगी, यू, योर सेल्फ, ऐसे उसको बोलूंगी। ठीक है, अब थर्ड पर्सन क्या है, हमारा टॉपिक। अब हम दोनों बात कर रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, या तो हम किसी लड़के के बारे में बात कर सकते हैं, या किसी लड़की के बारे में बात कर सकते हैं, या तो हम कोई थिंग के बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोनाउन हमारे होंगे ही, हिम। ठीक है, अगर हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हो जाएंगे शी, हर। अगर हम थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हो जाएगा इट। ठीक है, तो अब रूल क्या है, जब भी मेरे सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड पर्सन, इसलिए मैंने आई का कर दिया था ही। अगर मेरे सेंटेंस में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो भी वो कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड पर्सन में, इसलिए मैंने वहां पे योर का कर दिया था, ये हिज। ठीक है, तो आगे मैंने डिटेल में लिखा है, आप एक बार देख लेना। ये देखो, ठीक है, माय का हो गया हर, और यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो आई सेड है, मैं खुद ही अपने बारे में बोल रही हूँ तो मैं वहां पे ही शी नहीं यूज करूंगी, मुझे वापस क्या यूज करना पड़ेगा, आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यू का हो गया ही, लेकिन इस केस में हो गया यू का आई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माई फादर सेड टू मी यू आर वेरी लेजी। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलने वाली भी मैं खुद ही हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने लिए ही या शी क्यों बोलूंगी, मैं ही अगर सामने वाले को ये बात बता रही हूँ तो मैं क्या यूज करूंगी, आई। मेरे पापा ने मेरे बारे में बोला कि मैं लेजी हूँ। ठीक है, थर्ड रूल भी मैंने लिख दिया है कि अगर हमारे सेंटेंस में ऑलरेडी वो जो है थर्ड पर्सन में ही है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन में ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला रूल भी इजी है कि कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। ये दोनों तो याद रहते हैं लेकिन मस्ट का याद नहीं रहता है। अगर मेरे सेंटेंस में मस्ट है तो उसका हो जाएगा हैड टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है मस्ट। ठीक है, मस्ट, ये मस्ट का क्या हो गया, हैड टू। अब नेक्स्ट रूल ये है कि ये भी आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर हमारे सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम उसका टेंस जो है चेंज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा सेंटेंस है सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये देखो सन राइजेस इन द ईस्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको रूल्स बताया था उसके हिसाब से देखो, ये सेड है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट टेंस में। ठीक है, मतलब हमको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना पड़ेगा।
यहाँ पे मेरा जो वर्ब है वो है राइजेस, जो कि प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में है तो मेरे को इसका करना पड़ेगा पास्ट, तो राइज का पास्ट हो जाता है रोज। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है सन रोज इन द ईस्ट, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखो यूनिवर्सल ट्रूथ को हम कभी भी पास्ट टेंस में नहीं कर सकते। अगर समझो इसका मैंने लिख भी दिया ना, अगर सन रोज इन द ईस्ट, उसका मतलब ये हो जाएगा कि सन जो है ईस्ट से उगता था, मतलब अभी नहीं उगता। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, सन तो अभी भी ईस्ट से ही उगता है और हमेशा ईस्ट से ही उगेगा। ठीक है, इसीलिए ये जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं इसको हम लोग चेंज नहीं करते। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में ये सारे वर्ड्स हैं तो ये सारे वर्ड इनडायरेक्ट में करने के टाइम ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना, जैसे दिस का हो जाएगा दैट। आगे मैंने सेंटेंसेस भी लिखे हैं, आप एक बार रेफर कर लेना उसको। देखो, जैसे कृषा सेड टू आयशा आई बॉट दिस नेकलेस फॉर यू, तो दिस का क्या हो जाएगा? ये दैट। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड किस में कन्वर्ट होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स है। अब नेक्स्ट हमारा रूल है ऑर्डर वाले सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है अंजलि सेड टू मिताली प्लीज शो मी द वे टू द लाइब्रेरी। यहाँ पे देखो मैंने क्या यूज किया है, प्लीज, मतलब क्या हो रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, प्लीज को हटा के यहाँ पे लिख दूंगी रिक्वेस्टेड। और एक बात याद रखना कि इसके बाद हमेशा ये टू ही आएगा, रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू। ठीक है, यहाँ पे देखो टू शो, ठीक है, यहाँ पे हमेशा टू ही आएगा, टू शो हर द वे टू द लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पर हमें प्लीज के वजह से पता चला कि ये रिक्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो जैसे लिखा है मिस्टर गुप्ता सेड टू वेटर ब्रिंग माई टी फास्ट, अब ये क्या है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। ठीक है, तो ऑर्डर के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। ओके, अब नेक्स्ट हमारा रूल ये है कि अगर हमारे सेंटेंस में ये वर्ड यूज होता है लेट, ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में ये वर्ड यूज होता है लेट, तो हमारे आंसर में हमेशा आएगा शुड। और यहाँ पे जहां पर हम लिखते थे ना सेड टू, टोल्ड टू, वहां पे हम लिख सकते हैं सजेस्टेड। ठीक है, और लेट गुम हो जाएगा, लेट नहीं आएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। पहला तो ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन जो चालू होते हैं WH वर्ड से, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, वेयर यू लिव, ये सब। ठीक है, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ आर यू फाइन, तो ये भी क्वेश्चन है, किससे शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब जो कि है आर। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को चेंज करने का अलग वे है। ठीक है, समझो अगर मेरा जो क्वेश्चन है वो शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, अगर मेरा क्वेश्चन शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, तो कंपलसरी मेरे आंसर में इफ या फिर वेदर आना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से तो मेरे आंसर में इफ या वेदर आना चाहिए। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हो रहा है तो इफ या वेदर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भरत आस्क्ड मी आर यू सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर आया। ठीक है, इसके लिए मेरे आंसर में क्या आ जाएगा, इफ या फिर वेदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है वेयर हैव यू हिडन द ट्रेजर, मेरा किससे शुरू हुआ है क्वेश्चन, वेयर से, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इफ या वेदर यूज नहीं करूंगी, यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिखूंगी वेयर ही हैड हिडन द ट्रेजर। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस के हिसाब से हम लोग कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है मिस्टर पाटिल सेड टू मिस्टर पवार गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाउ आर यू, तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग उसने विश किया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ग्रीटेड या फिर विश्ड। ठीक है, मिस्टर पाटिल ग्रीटेड मिस्टर पवार अ गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वाज। वो प्रेजेंट और पास्ट के वो रूल्स याद रखना कि यहाँ पे देखो आर प्रेजेंट था। ठीक है, आर प्रेजेंट था तो किस में हो जाएगा, पास्ट में, आर का पास्ट हो जाएगा वॉज। ठीक है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हम एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क है जो कि हुर्रे। ठीक है,
तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम एक्सक्लेमेशन मार्क को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ लिख के एक्सक्लेम्ड, ठीक है। लेकिन अभी जो एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं ना वो भी कैसे, दो टाइप्स के होते हैं, एक हैप्पी वाला एक्सक्लेमेशन और एक सैड वाला। अब हुर्रे है तो ये हैप्पी वाला है, इसलिए मैंने लिखा हैप्पीली। अगर समझो यहाँ पे लिखा होता अलास, ठीक है, तो अलास जो है वो रिप्रेजेंट करता है सैड एक्सक्लेमेशन को, तो हम लिखते हैं एक्सक्लेम सैडली, ठीक है। सेइंग दैट दे हैड वन द मैच, देखो यहाँ पे वन है तो वन है पास्ट, तो पास्ट का हमने देखा था किसमें कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी खत्म होता है, सब इसमें से ही आएगा, एक बार अच्छे से देखकर जाना, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी, जो कि बहुत इजी है, इसमें भी क्या है, हमें वर्ड से ही सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप है कैपेसिटी और एबिलिटी। अब कैपेसिटी और एबिलिटी की मतलब क्या होती है, क्षमता, कुछ चीज करने की क्षमता। तो ये मुझे कौन से वर्ड ने बताया, देखो कैन और कुड। यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ आई कैन प्ले 12 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो मेरे में 12 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की क्षमता है, मुझे किसने बताया, कैन। अगर मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो मुझे आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा, कैन डैश एबिलिटी, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी सिर्फ एबिलिटी लिख के आते हैं या सिर्फ कैन ही लिख के आते हैं, नहीं, आपको दोनों लिखना पड़ता है। क्वेश्चन क्या आता है, आइडेंटिफाई मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन, तो कौन सा वर्ड है वो भी बताना है और उसका फंक्शन क्या है वो भी बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है इसका परमिशन। देखो परमिशन में क्या आ जाते हैं, इतने सारे वर्ड, कैन कुड नेम आई, तो ये आप सारे सेंटेंसेस रीड कर सकते हो, ये क्या बता रहा है, परमिशन, कैन आई टेक दिस बुक, तो ये क्या है, परमिशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सजेशन, ठीक है। सजेशन आप ऐसे याद रख सकते हो कि देखो सजेशन का वर्ड है शुड, ठीक है, एस एस से याद रख सकते हो, ठीक है, एस फॉर सजेशन, एस फॉर शुड, ठीक है, ये देखो शुड का सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो जैसे सिटीजन ऑट टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको कौन से वर्ड ने बताया, ऑट टू ने। तो वापस बोल रही हूँ ओ से याद रखना, ठीक है, ओ फॉर ऑब्लिगेशन, ओ फॉर ऑट टू। नेक्स्ट हमारा टाइप है कंपल्शन। कंपल्शन यानी क्या होता है, कंपल्सरी, और ये हमको कौन से वर्ड्स बताते हैं, मस्ट और हैव टू। तो ये रहे उसके सेंटेंसेस कि कैसे वो कंपल्सरी बन रहे हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। कभी कभी क्या होता है, तुमको कभी कभी इसके कन्वर्जन भी आ सकते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करो, वो बोलेगा मेक इट लेस डेफिनाइट, ठीक है। तो तुमको समझना पड़ेगा, अगर वो लेस डेफिनाइट करने बोल रहा है मतलब वो पॉसिबिलिटी करने बोल रहा है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, जिसमें ये वर्ड यूज होते हैं ज्यादा करके, मे और माइट, ठीक है, मस्ट पे इतना ध्यान मत दो, मे और माइट ज्यादा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट हैबिचुअल एक्शन, या आप इसको पास्ट हैबिट भी बोल सकते हो, ठीक है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन या पास्ट हैबिट, ठीक है। तो इसमें वर्ड है यूज टू और वुड, ठीक है, ये रहा यूज टू और वुड। सर्टेनिटी, अब जैसे पॉसिबिलिटी में वो लोग बोलते हैं कि मेक इट लेस डेफिनाइट, वैसे सर्टेनिटी में बोलेंगे मेक इट मोर डेफिनाइट। अगर वो बोल रहे हैं मेक इट मोर डेफिनाइट मतलब तुमको करना है सर्टेनिटी, मतलब क्या यूज करना है, शाल या फिर विल, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब जरूरी, तो इसके दो वर्ड है नीड और हैड टू, ठीक है, तो ये ना नीड और हैड टू। बस यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आने की बहुत चांसेस है, बाकी ये सब के लेस चांसेस है। ये चैलेंज में होता है डेयर, पोजेशन में होता है हैज हैव। देखो पोजेशन मतलब क्या है, जो किसी की ओनरशिप बता रहा है, ठीक है, तो ये सेंटेंसेस क्या बता रहे हैं, ओनरशिप, कि ये चीजें उनके पास है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्लॉज। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो क्लॉज कितने टाइम के होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अगर आप एग्जाम में सिर्फ इतना भी मार्क करके आए कि मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, तो अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो आपको 1 मार्क उसके भी दे देगा, ठीक है। तो कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, हम सब अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। तो अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी जो है फर्दर टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब एडवर्ब के फर्दर होते हैं 9 टाइप्स, ठीक है, और आपको एग्जाम में इनके टाइप्स भी बताना है, ठीक है। तो बढ़ते आगे, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है इसका, हमारे क्लॉज है, क्लॉज जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो पहले स्टार्ट करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज से, ठीक है। अभी देखो नाम में ही आपने देखा होगा कि मैंने आपको सबऑर्डिनेटर्स के बारे में बताया था। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो शुरू होता है सबऑर्डिनेटर से, ठीक है। याद करो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको लिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटर्स बताए थे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इसमें जो सबसे ज्यादा सबऑर्डिनेटर्स यूज होते हैं वो है सारे WH वर्ड्स और दैट,
ठीक है, ये दोनों सबऑर्डिनेटर जो है वो इस टॉपिक में, क्लॉज के टॉपिक में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो अगर समझो मेरा ये वाला सेंटेंस है, तो फर्स्ट थिंग मैं क्या करूंगी, मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि मेरा सबऑर्डिनेटर कौन है। ये मेरा सबऑर्डिनेटर है, मतलब यहाँ से लेकर एंड तक का मेरा हो जाएगा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, टाइप बाद में देखेंगे, फिलहाल ये हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और बाद में ये जो बच गया है वो क्या होगा, मेन क्लॉज। उसके बाद हम चेक करेंगे कि मेन क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग है कि नहीं। अगर वो कंप्लीट है तो हमारा आंसर राइट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी क्या है, हमारा सबऑर्डिनेटर व्हेन है, तो व्हेन से लेके एंड तक हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो बच गया वो है मेन क्लॉज। क्या ये कंप्लीट है? हाँ ये कंप्लीट है, तो हमारा आंसर राइट है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं नाउन क्लॉज की तरफ कि नाउन क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो नाउन क्लॉज में क्या होता है, जैसे हम लोग स्टेप वाइज ही जाते हैं, तो फर्स्ट स्टेप होगा ये दैट। ठीक है, तो दैट से लेके एंड तक का हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड है ये मेन क्लॉज। ठीक है, जब हम ये मेन क्लॉज को पढ़ रहे हैं, आई नो, तो मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट। अगर मैं सपोज तुमको बोल रही हूँ कि मुझे पता है, तो आप बोलोगे ना क्या पता है, तो क्या यानी व्हाट। तो मेन क्लॉज को पढ़ने से जब भी व्हाट क्वेश्चन आता है और अगर उसका आंसर सब नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिलता है, तो वो हो जाता है नाउन क्लॉज। लेकिन देखो एग्जाम में हमको ऐसा नहीं लिखना है, हमको एग्जाम में ब्रैकेट्स नहीं बनाने, ब्रैकेट हमको एग्जाम में ऐसे लिखना है, मेन क्लॉज डैश। ठीक है, फिर उसका सेंटेंस, फिर सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज डैश एंड देन उसका सेंटेंस। ठीक है, हमको एग्जाम में ऐसे लिखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सारे आप देख सकते हो कि मेन क्लॉज के, नाउन क्लॉज के ऐसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज पे। ठीक है, अब वापस से हम रूल वाइज ही जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, दैट। तो ये दैट को आइडेंटिफाई कर लिया, तो दैट से लेके एंड तक का क्या हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। टाइप बाद में लिखेंगे। फिर ये जो रोशन लॉस्ट हिज पेन, ये बन जाएगा मेन क्लॉज। अब मुझे बताओ कि इसको पढ़ के व्हाट क्वेश्चन आ रहा है, रोशन लॉस्ट हिज पेन? नहीं, इसको पढ़ के व्हाट क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग एडजेक्टिव के जो रूल्स है वो चेक करेंगे। जब भी मेन क्लॉज को पढ़ के व्हाट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसके बाद हम स्टेप 2 ये करेंगे कि हम देखेंगे हमारे मेन क्लॉज में कितने नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 नाउन, एक रोशन है एक पेन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला सेंटेंस है वो ये पेन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, मतलब पेन के बारे में बता रहा है। तो जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेंटेंस मेन क्लॉज के किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो ये हो जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। देखो एडजेक्टिव का काम ही होता है ना डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो अगर वो मेन क्लॉज के किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, अब यहाँ पे एक अलग सा थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है एडजेक्टिव में। देखो यहाँ पर भी अभी अगर मैं बोल रही हूँ द बॉय whose mother is a teacher stood first in class, अगर इसमें भी हम लोग रूल वाइज जाए, तो देखो क्या होगा, ये whose मेरा सबऑर्डिनेटर है, तो मतलब whose से लेके एंड तक का हो जाएगा मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर बच जाएगा सिर्फ मेन क्लॉज द बॉय। अब द बॉय एक लड़का, क्या कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं, मतलब मेरा आंसर रॉन्ग है। तो मेरे को याद आना चाहिए कि इसका जो कंप्लीट हिस्सा है ना वो पीछे है। ठीक है, सेंटेंस के पीछे है। ठीक है, तो मेरा मेन क्लॉज क्या बनेगा, द बॉय स्टूड फर्स्ट इन क्लास। द बॉय स्टूड फर्स्ट इन क्लास। ठीक है, तो जब भी ऐसा मेन क्लॉज का बंटवारा होता है, तो जो ये बीच वाला बच जाता है, ये हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव। जब भी मेन क्लॉज का बंटवारा होता है तो बीच वाला हमेशा एडजेक्टिव होता है। अब मुझे बताओ बंटवारा हुआ क्यों? क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेटर है ये बीच में आ गया, उसने इस मेन क्लॉज को कंप्लीट होने नहीं दिया। ठीक है, ऊपर के क्वेश्चंस में कैसा हो रहा था, देखो ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा था, डोंट टच द प्लांट, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद सबऑर्डिनेटर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बीच में ही आ गया। ठीक है, तो मुझे याद आना चाहिए कि इसका बचा हुआ पार्ट पीछे है। ओके, और बीच वाला हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, अब एडवर्ब क्लॉज जो है वो इस नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर भी क्या करना है, ये मॉडल ऑक्सिलरी जैसा ही करना है, हमको वर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, कि टाइम के कौन से वर्ड्स होते हैं और प्लेस के कौन से वर्ड्स है, तो आप ये वर्ड्स नोट डाउन कर देना। और देखो इसके क्वेश्चन अब ऐसे आएंगे। ठीक है, अब देखो व्हेन द स्कूल बेल रैंग द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑन द स्ट्रीट्स, तो ये व्हेन बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्ब क्लॉज का टाइप है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, व्हेन हमेशा टाइम में ही आता है। तो अब मेरा यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑन द स्ट्रीट्स,
क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? मेन क्लॉज। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने ऊपर वर्ड्स लिखे हैं ये सारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के वर्ड्स है, आप ये नोट डाउन कर सकते हो और ये एग्जाम्पल सारे देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में। ठीक है, प्लेस में सिर्फ दो वर्ड्स है, वो है वेयर और वेरेवर। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन में भी आप तीन वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो, इफ, अनलेस और वेदर, ये ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम हमारे क्लॉज को मार्क करेंगे। उसके बाद आता है रीजन। रीजन में क्या आता है? बिकॉज, एज, सिंस और फॉर। नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस में भी ये लेस्ट को याद मत रखना, वो ज्यादा नहीं आता है, ये सो दैट आ सकता है। ठीक है, सो दैट देखो साथ में होता है। ठीक है, ये देखो सो दैट साथ में, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। ठीक है, ये याद रखना। कंसेशन में क्या आता है? मैंने आपको पहले बताया था सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में ईट, याद आ रहा है? ईट क्या था? इवन दो, ऑल्दो, दो। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में इवन दो, ऑल्दो, दो है तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, जिसमें आ जाएगा लाइक, एज या फिर ऐसे। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। ये काइंड ऑफ सिमिली जैसा है, जिसमें हम लोग जैसे ये एज वर्ड्स यूज करते हैं, एज क्विकली एज, तो ऐसा कुछ आपको दिखता है तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। और कंपैरिजन हम यूज करते हैं ये दैन वर्ड यूज करके हम लोग बताते हैं, तो ये देखो ये दैन की वजह से भी क्या हो जाएगा? कंपैरिजन। नेक्स्ट देखो, ये ध्यान से देख लेना, ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? सो डॉट 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 दैट होता है और सच डॉट 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 दैट। अब ये डॉट डॉट का क्या मतलब है कि सो और दैट के बीच में सेंटेंस है, तो देखो यहाँ पे सो और दैट के बीच में वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अब ये लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन आया था फाइनाइट वर्ब से, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? देखो मैं 4 एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर आप ये 4 एग्जाम्पल देख रहे हो तो आपको पता है वर्ब क्या है इसमें? पहले तो ये लाइक्स, फिर है लाइक, फिर है लाइक एंड लाइक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि चारों सेंटेंसेस में जो हमारा वर्ब है वो बदल रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। देखो अभी पहले दो एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। यहाँ पे ब्रदर है, मतलब सिंगुलर है, और टेंस के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ हम लोग एस वाला वर्ब यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ब्रदर लाइक्स आया। अब यहाँ देखो दे, ठीक है, दे है मतलब प्लूरल है। टेंस के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि प्लूरल के साथ हम लोग विदाउट एस वाला वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ दो सेंटेंसेस में ये जो मेरा वर्ब है ये चेंज हुआ, ये सब्जेक्ट के कारण, ब्रदर और दे। ठीक है, अब समझो मेरे को इन्हीं दो सेंटेंसेस को पास्ट टेंस में बताना है। यही दो सेंटेंसेस को अगर मुझे पास्ट टेंस में बताना है तो मैं किसको चेंज करूंगी? क्या ब्रदर को चेंज करके इसको पास्ट टेंस में बता सकती हूँ? क्या स्पाइडरमैन को चेंज कर सकती हूँ? नहीं, तो मैं सिर्फ वर्ब को चेंज कर सकती हूँ, इसी को चेंज करके मैं बता पाऊंगी इसका पास्ट टेंस। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? ये दो एग्जाम्पल में मैंने इसको टेंस के कारण चेंज किया, और ये वाले दो एग्जाम्पल में मैंने इसे सब्जेक्ट के कारण चेंज किया। तो अगर हमारा वर्ब कभी भी सब्जेक्ट या टेंस के कारण बदलता है तो ये हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जो भी वर्ब सब्जेक्ट या टेंस के कारण बदल सकता है वो वर्ब हो जाएगा फाइनाइट। अब नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट। देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर भी मैंने 4 क्वेश्चन लिखे। अब यही क्वेश्चन से ना आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों क्लियर हो जाएगा। देखो अब मेरा सेंटेंस में देखो ये भी वर्ब है और ये जो टू प्ले है वो भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो ये वाला वर्ब जो है वो चेंज हो रहा है, हर केस में चेंज हो रहा है, तो ये फाइनाइट है। अब टू प्ले देखो हर एक सेंटेंस में कांस्टेंट है। अब यहाँ पे बॉय था तो भी टू प्ले है, यहाँ पे बॉयज है तो भी टू प्ले है, यहाँ पे देखो दोनों सेंटेंस पास्ट टेंस में हो गए तो भी टू प्ले। मतलब ये टू प्ले को सब्जेक्ट से या टेंस से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ये चेंज होगा ही नहीं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि नहीं चेंज होने वाला, मतलब जो चेंज नहीं होगा वो है नॉन। तो बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि चेंज होने वाला फाइनाइट है कि नहीं चेंज होने वाला, तो नहीं चेंज होने वाला देखो नॉन, ये क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे इसी सेंटेंस में ये सारा हो जाएगा फाइनाइट और ये सारा हो जाएगा नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट के फर्दर टाइप्स होते हैं जो कि आपने सुने ही होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उसके टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या सबको पता है? टू प्लस वर्ब,
वर्ब के साथ टू आता है तो वो होता है इंफिनिटिव। उसके बाद जेरेंड, जेरेंड आपको पता होगा कि जेरेंड में आता है आईएनजी, लेकिन ये जेरेंड का आधा सच है, ठीक है। जेरेंड का पूरा सच ये है कि यहाँ पर जो आईएनजी वर्ड होता है ना वो यूज होता है एज अ नाउन, ठीक है। तो अगर मैं बताती हूँ उसका मतलब क्या है, जैसे अगर समझो हम ये स्विमिंग वर्ड सुन रहे हैं, स्विमिंग, तो स्विमिंग सुन के हमें एक्शन ही याद आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को अच्छे से देख रहे हो तो देखो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब इस सेंटेंस में स्विमिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। देखो यहाँ पे कोई स्विमिंग कर नहीं रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई स्विमिंग कर रहा होता तो ये क्या होता, एक्शन। लेकिन यहाँ पे देखो स्विमिंग के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे, मतलब इंफॉर्मेशन क्या, हम नाउन के बारे में ही दे सकते, नाउन यानी थिंग, ठीक है, हम थिंग की इंफॉर्मेशन दे सकते। तो यहाँ पे जो स्विमिंग है ये एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आईएनजी तो है ही, लेकिन वो किसके जैसे एक्ट कर रहा है, नाउन की तरह। तो अगर मेरा आईएनजी वर्ड नाउन की तरह एक्ट कर रहा है तो वो हो जाएगा जेरेंड। अगर वो नाउन की तरह एक्ट नहीं कर रहा, मतलब या तो अगर वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है या फिर एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, तो वो मेरा आईएनजी हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। हम वो आगे करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे भी देखो, आई रियली एंजॉय कुकिंग, तो कुकिंग है हमारा जेरेंड। अब यहाँ पे बताओ कोई कुकिंग कर रहा है, नहीं, तो बस कुकिंग के बारे में किसी ने इंफॉर्मेशन दी कि मेरे को कुकिंग पसंद है, तो ठीक है, यहाँ पे कुकिंग क्या हो जाएगा, जेरेंड, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ज्यादा करके ना कोई भी नाउन के पहले, ठीक है, कोई भी नाउन के पहले अगर आईएनजी वर्ड आता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या तो आपको जैसे मैंने बताया जेरेंड में क्या होता है, नाउन, लेकिन अगर एक्शन दिख रहा है, ठीक है, वर्ब दिख रहा है, तो वो भी कहाँ चले जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अगर नाउन है तो जेरेंड, अगर नाउन नहीं है तो मतलब वो वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, इसमें चले जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, वो है पास्ट पार्टिसिपल। अब जैसे यहाँ पर आईएनजी होता है वैसे पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब प्लस ईएन, वर्ब प्लस टी और ये वर्ब प्लस ईडी, ठीक है। जैसे देखो ये कैसल क्या है, नाउन, उसके पहले यूज किया हॉन्टेड। चेयर क्या है, नाउन, उसके पहले यूज किया ब्रोकन, तो ये सब क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। बिल्डिंग क्या है, नाउन, उसके पहले क्या यूज किया, ईएनटी, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, ये भी आ सकता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे कोई भी सेंटेंस देखो आपके सामने आएगा ना, पहले तो देखो कि वर्ब क्या है। अब यहाँ पे वर्ब है बेक्ड, ठीक है। अब सोचो बेक, बेक करना, बेक करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो मैं बेक किसको करूंगी, तो हाँ ये एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड, ठीक है, सोल्ड यानी बेचना, कुछ बेचने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो मैं बेचूंगी किसको, ठीक है, तो सोल्ड क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंट्रांजिटिव मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अभी मैं बोल रही हूँ द बेबी क्राइड लाउडली, इसमें क्राइड हमारा वर्ब है। अब क्राई करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए क्या, नहीं, हम लोग ऐसे ही रो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्राई क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव, क्योंकि इसे कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम आते हैं हमारे सब एकदम छोटे से इजी टॉपिक पे, जो कि है डिटरमाइनर्स, ठीक है। डिटरमाइनर्स के भी सिर्फ 5 टाइप होते हैं, जो कि फर्स्ट है आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स हमने बचपन में पढ़ा है, ए एंड द। तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा और आपको बोला जाएगा आइडेंटिफाई डिटरमाइनर एंड स्टेट इट्स काइंड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अ डैश आर्टिकल डिटरमाइनर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसमें भी आपको सिर्फ वर्ड्स याद रखने हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या आता है, दिस दैट दीस दोस, देखो ये है उनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है पजेसिव। पजेसिव में क्या होता है, वही जो वापस ओनरशिप बता रहा है, जैसे माय, आर, योर, हिज, हर, तो ये रहे उसके एग्जाम्पल्स। देखो कभी कभी हो सकता है कि एक ही एग्जाम्पल में दो भी चीजें हो, जैसे यहाँ पे देखो दिस है, तो दिस के कारण ही हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव, और यहाँ पर माय भी है तो माय के कारण ही हो जाएगा पजेसिव। तो आपको दोनों बता के आने। नेक्स्ट है हमारा वर्ड क्वांटिफायर। क्वांटिफायर उसके नाम से आप पहचान रहे होगे। क्वांटिफायर में क्या होता है, किसी भी चीज की क्वांटिटी हमें बताता है वो वर्ड। जैसे देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं जो किसी की क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं, जैसे मेनी, फ्यू, सेवरल, ईच, एवरी, ठीक है। तो आपको ये सारे ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं जो क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे वर्ड्स को आप किस में लिख के आओगे, क्वांटिफायर डिटरमाइनर। देखो ये सारे वर्ड्स है,
नेक्स्ट है लास्ट इजी, न्यूमरल। न्यूमरल मतलब ये आप नाम से ही समझ रहे हो, मतलब नंबर्स आएंगे इसमें। यहाँ पे देखो कार्डिनल ऑर्डिनल ये आपको एग्जाम में मेंशन नहीं कर रहा है, मैंने बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है। कार्डिनल मतलब क्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स, और ऑर्डिनल मतलब क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स दोनों नंबर्स आ जाएंगे न्यूमरल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर डिटरमाइनर्स होता है खत्म, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि ये हमको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है या कन्वर्ट करने के लिए भी आ सकता है। तो अगर आइडेंटिफाई करना तो हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले मैं पीछे से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। देखो अगर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वापस यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना, डबल आर आता है। अगर वो ऑर्डर वाला है या रिक्वेस्ट वाला है तो हो जाएगा इंपेरेटिव, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा असर्टिव। देखो असर्टिव का क्या मतलब होता है कि वो बस एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम बोलते हैं अफर्मेटिव स्टेटमेंट, और नेगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। जब भी हम लोग अफर्मेटिव टू नेगेटिव कर रहे हैं तो हम ये सारे वर्ड यूज करते हैं, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स है, तो नेगेटिव वर्ड से हम चेंज करते हैं। बस इतना याद रखना कि इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो डोंट चेंज द मीनिंग, हम क्या करते हैं बस नेगेटिव वर्ड लगा देते हैं और मीनिंग पूरा बदल देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ दिस वॉच इज एक्सपेंसिव एंड मुझे इसका करना है नेगेटिव, तो बच्चे क्या लिख के आते हैं दिस वॉच इज नॉट एक्सपेंसिव, तो इससे ये क्या हो जाता है, इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो हमें मीनिंग चेंज नहीं करनी है, विदाउट मीनिंग चेंज किए हमें इसको नेगेटिव करना है। जैसे देखो ही ऑलवेज प्रिपेयर फॉर हिज एग्जाम्स, मतलब कि अगर अटक जाते हो तो सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करो। इसका मतलब ये कि ये हमेशा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, मतलब वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना कभी भूलता नहीं। तो हमने ऑलवेज को किससे रिप्लेस कर दिया, नेवर से। तो हमें मीनिंग चेंज नहीं करनी है। ये सारे एग्जाम्पल आप एक बार देख लेना। देखो ऑल के लिए जनरली क्या आता है, नन। देखो दिस वॉच इज एक्सपेंसिव, दिस वॉच इज नॉट चीप, हम क्या यूज कर सकते हैं, ज्यादा करके ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। अब वापस अगर हमको नेगेटिव टू अफर्मेटिव करना है तो ये सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ही हैज नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल, इसका मतलब क्या है, ही हैज रिजेक्टेड द प्रपोजल। ज्यादा करके हम ऑपोजिट वर्ड्स यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके बिना भी आंसर्स बन जाते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स आप एक बार रेफर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम करें असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, मतलब एक नॉर्मल हमको स्टेटमेंट दिया, हमको उसको क्वेश्चन फॉर्म में करना है, तो इसका एक शॉर्टकट है, ठीक है। देखो अभी द गिफ्ट वॉज स्पेशली फॉर यू, ये हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट है, इसको करना इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क में। तो इसका शॉर्टकट ये है कि आप सबसे पहले इसका क्वेश्चन टैग लगाओ। इसका क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, वॉजेंट इट, ठीक है। तो अब ये वॉजेंट से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो वॉजेंट द गिफ्ट वॉज स्पेशली फॉर यू, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क वाला बन जाएगा। क्या किया हमने, क्वेश्चन टैग यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो मोहन डज नॉट लिव नियर माई हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डज ही, याद रखना क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। तो यहाँ पे ही कौन है, मोहन, तो हम ही नहीं लिखेंगे, मोहन ही लिखेंगे। डज मोहन लिव नियर माई हाउस, क्वेश्चन मार्क। हो गया हमारा असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। अब उल्टा इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, अब इसमें हमको क्या करना है, देखो अगर हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है तो देखो यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, मतलब हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो हम उसको नेगेटिव आंसर देंगे, ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हम उसको नेगेटिव आंसर देंगे, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव आंसर देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आपने खाना खाया तो आप बोलोगे आपने नहीं खाया। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आपने खाना खा लिया तो आप बोलोगे, अगर आपने खाना नहीं खाया तो आप क्या बोलोगे, मैंने खाना खा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना है असर्टिव टू इंपेरेटिव, ये बहुत ईजी है, इसके लिए एग्जाम में आता नहीं है। यहाँ पे हमको क्या करना है, ये देखो असर्टिव टू इंपेरेटिव मतलब एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया है और आपको उसको कन्वर्ट करना है ऑर्डर में, ठीक है। तो इसमें या तो यू शुड या ऐसे कुछ वर्ड्स लेंगे, तो आप क्या करोगे, ये यू शुड को हटा दोगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ ऑर्डर, ठीक है। प्लीज पास दैट बुक, तो हमने क्या कर दिया, प्लीज को हटा दिया। वैसे इसका उल्टा भी यही रहेगा। अब यहाँ पे है एक ऑर्डर, ठीक है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये ऑर्डर है, इसको कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट में, तो हम ऐड कर देंगे यू शुड, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी के लिए ध्यान से सुनना, जब भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कर रहे हैं तो वो या तो हाउ से शुरू होगा या व्हाट से। अब कैसे पता चलेगा, मर्जी है क्या, नहीं। अगर हमारे सेंटेंस में, अगर हमारे क्वेश्चन में
अ या फिर एन है तो वो स्टार्ट होगा व्हाट से, ठीक है। अगर हमारे क्वेश्चन में अ या एन नहीं है तो वो स्टार्ट होगा हाउ से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन देखो, द सनसेट इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इसमें अ या एन नहीं है तो ये स्टार्ट होगा हाउ से। ट्राई करना कि तुम्हारा जो आंसर है वो एंड हो हेल्पिंग वर्ब से, और एक्सक्लेमेशन मार्क डालना भूलना मत, ठीक है। अब यहाँ देखो श्वेता इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो इसमें अ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा व्हाट, ठीक है। अ एन है तो व्हाट, नहीं है तो हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, हाउ और व्हाट रिमूव करना पड़ेगा, और कुछ हम लोग एडवर्ब्स यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे वेरी, इंडीड, ग्रेट, ठीक है। तो हाउ इनोसेंट द चाइल्ड इज, इसका मैंने कर दिया, द चाइल्ड इज वेरी इनोसेंट, ठीक है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग नॉवल, तो दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत बार आप रॉन्ग करके आते हो, ये बहुत इजी है। अभी 1 मिनट में आपको समझ जाएगा कि आपको एक वर्ड दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि वर्ब और नाउन में उसका सेंटेंस बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो वर्ब के लिए बहुत इजी है, वर्ब का शॉर्टकट तो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट वाले इसमें बताया था, वर्ड फॉर्मेशन के इसमें, ठीक है, कि आप टू लगाओ। जैसे अगर समझो आपको वर्ड दिया है ड्रीम, तो टू ड्रीम, या जो भी आपको वर्ड दिया रहेगा, आंसर समझो दिया है तो टू आंसर, तो ऐसे करके आप अपना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो इसमें। लेकिन एक बात याद रखना कि आप वर्ड को चेंज नहीं कर सकते। समझो आपको ड्रीम दिया है तो आपको ड्रीम से ही सेंटेंस बनाना है, उस ड्रीम का आप ड्रीम्स, ड्रीमिंग, ड्रीम्ड, ड्रेम्ड कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ड्रीम दिया है तो ड्रीम ही रखना है। या तो अगर टू से नहीं लग रहा है तो आप ऐसा देखो कि वो वर्ड एक्शन जैसा यूज होना चाहिए, जैसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ ड्रीम बिग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्शन हो गया, मैंने ऑर्डर दिया कि बड़ा सोचो, ठीक है। अब वर्ब तो इजी है, वर्ब का आप कर लोगे। नाउन में बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करके आते, ठीक है। तो नाउन के ये कुछ 4 शॉर्टकट्स है जिसमें से कोई एक तो आपके एग्जाम में लग जाएगा, ठीक है। तो पहला ये माय वाला तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर समझो ड्रीम ही वर्ड है तो ड्रीम के आगे माय लगाओ, जैसे माय ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर, तो क्या बन गया, नाउन बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो ये जो वर्ड है ना हमारा उसके आगे कोई भी सूटेबल एडजेक्टिव लगा सकते हैं। समझो मेरा वर्ड है ड्राइव, ठीक है, ड्राइव वर्ड को मेरे को यूज करना है नाउन में, तो मैंने ड्राइव के आगे एक सूटेबल एडजेक्टिव लगा दिया, वो है लॉन्ग, ठीक है। अब मैंने सेंटेंस बना दिया, आई एंड माई फ्रेंड वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, ठीक है। उसकी वजह से ड्राइव क्या बन गया, मेरा नाउन। देखो एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमेशा नाउन के पहले आता है। तो अगर समझो आपने इस वर्ड के आगे कोई भी सूटेबल एडजेक्टिव लगा दिया तो मतलब आपका वर्ड अपने आप नाउन बन गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये दोनों से आंसर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो थर्ड से भी बन जाएगा। आर्टिकल्स लगाओ वर्ड के पहले, ड्रीम ही है समझो, तो आई सॉ अ ड्रीम, तो मैंने क्या लगाया, ओ आर्टिकल लगाया। आर्टिकल्स भी हमेशा नाउन के पहले ही आते हैं, तो अगर आपने उस वर्ड के आगे कोई भी सूटेबल आर्टिकल लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, नाउन। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं देखो जो एज एन एक्शन और एज अ नाउन दोनों यूज होते हैं, जैसे कि देखो मैंने लिखा है वॉच, तो वॉच क्या है, एक वॉच होता है घड़ी जो हम हाथ में पहनते हैं, वो वॉच क्या हो जाएगा, नाउन। और दूसरा वॉच होता है वॉच टू सी, तो वो किस में चले जाएगा, वर्ब। तो आप इसको यूज करोगे एज अ वर्ब और इसको यूज करोगे एज अ नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारा और एक छोटा सा टॉपिक है जो वो लोग पूछते हैं, ये लास्ट टाइम भी आया था और उसमें वर्ड दिया था ट्रेन, ठीक है। होमोफोन में क्या होता है, नो सॉरी ये होमोग्राफ होगा, ठीक है। होमोफोन में क्या होता है कि साउंड सेम होता है, जैसे सी सी, दोनों का साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, तो दोनों के अलग अलग सेंटेंस हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा होमोग्राफ, ठीक है, यही आया था लास्ट टाइम एग्जाम में, ठीक है। इसका आया था ट्रेन, ठीक है। तो एक ट्रेन का मीनिंग क्या है, ट्रेन जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, और दूसरा ट्रेनिंग वाला ट्रेन, ठीक है। तो इसमें आप वर्ड्स को चेंज कर सकते हो, जैसे ट्रेन का ट्रेनिंग कर दिया, ट्रेंड कर दिया, इसमें कर सकते हो, होमोफोन होमोग्राफ में कर सकते हो। लेकिन आप सेम वर्ड एज नाउन एंड वर्ब में वर्ड को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप देखो बैट और बैट है, ठीक है, तो ये क्या है, एक क्रिकेट वाला बैट है और एक बर्ड वाला बैट। अब ये हमारा है लास्ट टॉपिक जो कि है यूजेस ऑफ नो सूनर देन। नो सूनर देन को यूज कैसे करते हैं, देखो ये तो बहुत सिंपल है लेकिन हम अक्सर इसमें मिस्टेक कर बैठते हैं, तो इसको एकदम ध्यान से देखना कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करें। देखो जनरली ना नो सूनर को हम रिप्लेस करते हैं एज सून एज से,
तो देखो ये हमारा क्वेश्चन होगा जिसमें लिखा होगा एज सून एज, ठीक है। तो मतलब अब ये एज सून एज को हमको हटाना है। तो अब समझो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे आपको ना एक कॉमा भी दिखेगा, ठीक है। एज सून एज द थीव सॉ द पुलिस, कॉमा ही रैन अवे, ठीक है। तो ये सेंटेंस का हो जाएगा पार्ट 1 और कॉमा के बाद हो जाएगा पार्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, देखो हम पहले लिखेंगे आंसर में नो सूनर, उसके बाद यहाँ पे ना हमको कंपलसरी एक हेल्पिंग वर्ब डालना पड़ेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम कैसे डालेंगे, पार्ट 1 को देख के, ठीक है। समझो हमारे पार्ट 1 में कोई हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज, आर, वॉज, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम यहाँ पर भी वही डालेंगे। लेकिन अगर समझो हमारे पार्ट 1 में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम वापस से डिसाइड करेंगे हमारे मेन वर्ब से। हमारा मेन वर्ब है सॉ, जो कि है पास्ट टेंस, ठीक है। तो अगर हमारा मेन वर्ब पास्ट टेंस रहेगा तो हम यहाँ लिखेंगे डिड, ठीक है। अगर हमारा मेन वर्ब पास्ट रहेगा तो हम यहाँ लिखेंगे डिड, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हो गया, नो सूनर लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, ठीक है। देखो नो सूनर लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 1 जो कि हमारा बच गया था, ठीक है। द थीव, यहाँ पे याद रखना कि डिड यूज किया है तो डिड के बाद पास्ट टेंस नहीं आएगा, ठीक है। डिड बोलता है कि आप मेरे बाद पास्ट टेंस यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैंने सॉ का कर दिया सी, फिर बचा हुआ सेंटेंस लिख दिया। अब ये कॉमा को मैं रिप्लेस करूंगी दैन से, ठीक है। तो कॉमा के जगह पे आ जाएगा दैट, ठीक है, दैट। अब जो हमारा पार्ट 2 था ना, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले तो जो दिया है हम वही लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो अगर मेरा जो वर्ब है, जैसे कि यहाँ पे था सॉ, तो मैं लिखूंगी डिड। अगर यहाँ पे एस वाला वर्ब होता, समझो सीज होता, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, डस। अगर मेरा विदाउट एस वाला वर्ब होता, समझो होता सी, तो हम क्या लिखते, डू। क्या नो सूनर देन समझ में आया? इतना याद रखना, ये नो सूनर देन कभी भी साथ में नहीं आता है, बच्चे कभी कभी इसको साथ में लिख के आते हैं। देखो यहाँ पे डॉट 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 होता है और फिर होता है दैट, ठीक है। तो क्या आपको ये सब समझ में आया है? यहाँ पर हम टॉपिक को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। थैंक यू।